हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामोस्फेयर। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे 2024 की ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, तो साथ साथ हैप्पी न्यू ईयर भी। भगवान करे आप लोगों को ढेर सारी खुशियां मिले इस साल और खूब सक्सेस मिले, बहुत तरक्की हो, है ना। एंड अच्छा पढ़ो, अच्छे अच्छे नंबर लेके आओ, अच्छा रिजल्ट आए। आई रियली वांट कि मेरे हर एक स्टूडेंट के ना 60% से ऊपर मार्क्स आए, मतलब फर्स्ट डिवीजन। ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ ना, फर्स्ट डिवीजन बड़ी मैटर करती है। सो बस आई वांट सिर्फ इतना सा, है ना, ज्यादा नहीं मांग रही। बाकी इसके अलावा रिपब्लिक डे तो मैंने आप लोगों को विश किया ही, साथ साथ एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे आप लोगों को बहुत स्पेशली बोलनी थी। स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने के लिए। सच में दिल से बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आई नो कि मैं ना सिर्फ आप लोगों की वजह से ही अपने एफर्ट्स डाल पा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को मेरी पढ़ाई हुई चीजें समझ में आती है और आप लोगों का इतना प्यार मिलता है, इतना अप्रिशिएशन मिलता है ना, और आप लोगों को इतना इजीली चीजें समझ में आती है ना। आई फील सो हैप्पी। आप लोगों के वो कमेंट्स पढ़ के, आपकी वो सारी चीजें पढ़ के, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोगों का रिस्पॉन्स इतना अच्छा आया है ना, बहुत बच्चों ने मैसेजेस किए हैं, पर्सनली भी कमेंट्स किया है, कॉल आए हैं बहुत स्टूडेंट्स के। सो आई एम सो हैप्पी कि मैं मतलब हर बच्चे तक पहुंच पाई और सबकी हेल्प हो पाई, है ना, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे थे जो परेशान हो रहे थे अल्टीमेटली। तो बहुत कोशिश की है आप लोगों को हेल्प करने की, और इसी तरीके से आगे भी आपके साथ बनी रहूंगी आपके 6 के 6 सेमेस्टर। और आई ट्राई कि धीरे धीरे हम अपना सब्जेक्ट कंटेंट, है ना, सब इम्प्रूव करेंगे, बढ़ाएंगे, है ना, जैसा भी होगा अकॉर्डिंगली। एक इंपॉर्टेंट बात, जैसा आप लोगों की ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया की जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में था, और ये वैक का कोर्स था ना, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई थी ना, तो सेम हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी की भी प्लेलिस्ट बनाते हुए चलेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में तीनों ही प्लेलिस्ट मिलेंगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे, देखो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो फॉलो करते आ रहे हैं, उन लोगों को पता है टेलीग्राम के चैनल के बारे में, ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो अभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं, जिनके पास इस सेमेस्टर में, इस ईयर में जो अपकमिंग एग्जाम है ना, आपके पास ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज होगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं। सो आप लोग सबसे पहला काम करना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ना ये आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां ना मैं आपको सारी अपडेट्स दे देती हूँ, आपको लाइन बाय लाइन आपके सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। जो भी नई चीजें होती हैं, कुछ भी, चाहे मैं क्वेश्चन पेपर डाल रही हूँ या कुछ भी डाल रही हूँ, वो सब ना आपको चैनल से मिलेगा। सो आपकी ही फैमिली है टेलीग्राम वाली, सो प्लीज जाओ और ज्वाइन करो अपनी फैमिली को, ठीक है। एंड दूसरी बात ये कि ये टारगेटेड नहीं है कि खाली एनसी वेब के लिए है या इग्नू के लिए, ये सबके लिए है। ड्यू के रेगुलर स्टूडेंट्स में भी ये सब्जेक्ट्स कॉमन है, एनसी वेब में, इग्नू में, ड्यू एसओएल में, ठीक है। सो सभी के लिए बहुत हेल्पफुल है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा काम कर लिया करो, सिलेबस खोल के चेक कर लिया करो अपने यूनिट वाइज, अपनी जो भी आपके चैप्टर नेम है वो मैच की और पढ़ना शुरू कर दिया। आ गई बात समझ में। सो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा एक दो चीजें और थी जो मुझे आप लोगों को बोलनी थी, वो ये कि अगर जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, है ना, वो प्लेलिस्ट तो फॉलो करेंगे। इन केस आपको कोई डाउट आता है ना, तो आप कमेंट्स कर सकते हो उसी वीडियो के नीचे, ठीक है। मैं रिप्लाई कर देती हूँ कमेंट्स का। हाँ, समटाइम थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि मतलब बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं साइड बाय साइड, बट मैं कमेंट जरूर करूंगी, है ना। सो टेंशन या परेशान होने की जरूरत नहीं। कहीं भी कोई डाउट लग रहा है, कुछ लग रहा है कि मतलब कुछ भी XYZ, राइट, सो यू कैन आस्क मी कभी भी, कुछ भी आपको जो भी लग रहा है कंटेंट से रिलेटेड है या कुछ आपको वैसे डाउट है, सो यू कैन आस्क मी, ओके। इसके अलावा एक और चीज, ये जो हमारी इंडिया फॉरेन पॉलिसी है, ये हम आज शुरू करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले मैं एक दो चीजें और जो आपको लोगों को बता देना चाहती हूँ, वो ये नोट्स की बात है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये कहते हैं कि नोट्स प्रोवाइड करा दो मैम, PDF प्रोवाइड करा दो, या फिर वो ये सोचते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे मतलब नोट्स प्रोवाइड होंगे, है ना। देखो, आप सब मेरे ही अपने बच्चे हो, ठीक है। तो एक चीज मैं क्लियर करूं मेरे बच्चों को, कि आपको पता है आप चाहे दी बोलो, आप चाहे मैम बोलो, कुछ भी बोलो, कहने का मतलब ये है कि मैं नोट्स प्रोवाइड नहीं कराती हूँ। रीजन क्या है इसके पीछे वो भी आप लोगों को बहुत पता है, और जो नए बच्चे हैं उनको भी मैं बता देती हूँ। देखो, दो ही बात है, मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा ग्रो करे, है ना। तो मैं तुम्हें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पका के दे दूंगी और तुम बस खा लो उसको, राइट। आई रियली वॉन्ट, देखो छोटी छोटी सी वीडियोस होती है, कुछ कुछ ही वीडियो लंबी जाती है जिसमें कंटेंट होता है, तो वो डिमांड के हिसाब से मुझे बनानी पड़ती है, जिससे कि तुम्हें समझ में आए। समझ में तो तब भी आएगा ना जब मैं आपको इजीली समझा पाऊंगी। तो कई बार कुछ एग्जांपल्स लंबे हो जाते हैं, बट इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, राइट। सबसे बढ़िया काम है नोट्स, साथ साथ बनाते चलो, मेरा लेक्चर लेते चलो, मस्त आराम से शॉर्ट नोट्स बनाते चलो। दो काम होंगे, जब आप उसको देख रहे हो, सुन रहे हो और लिख रहे हो ना, देखो 2 बार ही वो आपके ब्रेन से निकल के जाती हैं वो चीजें फिर, और धीरे धीरे ना आपकी रिटेंशन पावर बढ़ती है, समझ रहे हो। आपका माइंड ना उन चीजों को पकड़ना शुरू करता है, आपके मतलब जो आपका सबकॉन्शियस माइंड में ना वो चीजें ऐड होती हैं धीरे धीरे, है ना।
फिर वो आपके मेजरली आपका जो कोर एरिया है वो आप पकड़ना शुरू करते हो। तो मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ, तुम वीडियो देखते देखते नोट्स बनाओगे, मुझसे नोट्स के लिए नहीं बोलोगे, तुम खुद बताओगे मुझे कि आपको पता है हमने नोट्स खुद बनाए। मेरे तो इस वाली पूरी प्लेलिस्ट के नोट्स हो गए, है ना। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा आई ट्राई कि जो हमारे और अदर सब्जेक्ट हैं, जैसे कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जैसे मैंने सेकंड सेमेस्टर के लिए इंडियाज फॉरेन पॉलिसी शुरू कर दी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, किसी के थर्ड सेमेस्टर में आ रही होगी, किसी के फोर्थ में आती है ये, है ना। तो सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं हर यूनिवर्सिटी के, तो लोड लेने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट का नाम और सिलेबस वगैरह चेक कर लोगे तो पता चल ही जाएगा वो तो आपको, राइट। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज कि जो अदर सब्जेक्ट की डिमांड कर रहे हैं ना बहुत सारे स्टूडेंट्स, देखो मैं प्रायरली कमिटमेंट तो नहीं दे रही कि मैं कर लूंगी, है ना, क्योंकि फिर मेरे को भी बहुत बुरा लगता है मैं नहीं कर पाती। जैसे लास्ट टाइम हेल्थ इशू की वजह से थोड़ा सा हुआ था, तो उस चीज का रिग्रेट आज तक है मन में, ठीक है। तो आई रियली वॉन्ट कि मैं धीरे धीरे ना तुम्हारा कवर करूंगी, चिंता मत करो। आई विल ट्राई ये वाला खत्म होते ही ना, या फिर इसके साथ साथ ही जैसे मैंने बैक वाला लिया था, ऐसे ही ना मैं आपका एक सब्जेक्ट और उठाऊंगी। तो तुम चिंता मत करो, मैं हूं यहाँ पे बैठी हूँ, तुम्हारी हेल्प करूंगी। जो टफेस्ट होगा ना मैं वो उठाने की कोशिश करूंगी, ठीक है, जिससे आपको हेल्प मिले, राइट। क्योंकि इजी चीजें तो आप खुद भी पढ़ लोगे, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि आज हम यूनिट 1 पे काम करने वाले हैं। इससे पहले एक दो चीजें और, कि जो इंडिया फॉरेन पॉलिसी है ना, इसकी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, है ना। और आपको इससे पता चल ही रहा होगा कि ये सब्जेक्ट बड़ा ही अच्छा वाला है। और आज देखो रिपब्लिक डे है, बहुत सही टाइम पे शुभ मुहूर्त हो रहा है इसका, और आई एम सो हैप्पी क्योंकि ये इतना इजी है ना ये सब्जेक्ट। मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं भारत की विदेश नीति, है ना। और आप देखोगे कि किस तरीके से इंडिया के रिलेशन अदर कंट्रीज के साथ किस तरीके से कैसे कैसे रहे हैं और क्या कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं। आपको ये समझ में आएगा कि फॉरेन पॉलिसी जरूरी क्यों होती है। जो विदेश नीति है आपकी वो सच में जरूरी है भी कि नहीं है, या फिर आपको अगर एग्जिस्ट करना है इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में, अगर आप डटे रहना चाहते हो तो क्या इसकी वैल्यू है ना, किस तरीके से वर्क करती है, वो सारी की सारी चीजें हम देखेंगे आराम से। सबसे एक इंपॉर्टेंट बात थी मेरी कि जैसे आप ये सारी चीजें कर रहे हो ना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना बड़े ध्यान से। वो इसलिए क्योंकि देखो शेयर करते हो तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत सफर करते हैं, तो उन लोगों को भी बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। इसके अलावा टारगेट सब्सक्राइब का मैंने सोचा, पहले तो मैं तुमसे ही पूछूं, फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स को इतना तो भरोसा होगा अपनी दी पे, अपनी मैम पे, कि जो वो सोचेंगी अच्छा ही सोचेंगी, है ना। ज्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है पर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, इतना मुझे पता है। मैं तुम्हारे भरोसे पे चल रही हूँ, ठीक है, और अपने भी भरोसे पे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। सो 5000 का टारगेट लेके चलते हैं अब की बार, बढ़िया सा, ठीक है। मुझे पता है आप सारे के सारे इसको पूरा कराओगे, मैं भरपूर मेहनत करने को तैयार हूँ, ठीक है। वहां तुम लोग खड़े रहो, बस साथ में अपन पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल तक, ठीक है। सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आराम से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, अपनी तैयारी करते हैं, ठीक है। बाकी शुरू करते हैं इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। सो आपको पता चल रहा होगा ये हमारा सुंदर सा इंडिया है ना। और आज का दिन ही इतना अच्छा है ना कि मतलब बहुत सही टाइम पे शुरुआत हुई है, सच में मजा आ गया। सो इसके आसपास की आप ये कंट्री देख रहे हो ना, जितनी भी हमारी नेबरिंग स्टेट है, तो उसके साथ आप अपनी पॉलिसीज को कैसे मेंटेन करते हो। और खाली नेबरिंग की बात नहीं है, आप दूसरे दूसरे जो दूर की कंट्री है ना, आप उनके साथ भी अपना रिलेशन मेंटेन करते हो, ठीक है। तो वो हम सारा इसमें कवर करेंगे, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। फर्स्ट वीडियो है तो इसलिए जो भी मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आप लोगों तक पहुंचा दी है, ठीक है। एक चीज और थी कि ये जो हमारा चैप्टर 1 है, ठीक है, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, मीनिंग, डेटर्मिनेंट्स एंड एवेल्यूएशन, इसमें हम इसको 2 पार्ट्स में कवर करने वाले हैं, मतलब मेजरली। सो भारत की विदेश नीति, अर्थ निर्धारक और मूल्यांकन, ठीक है, किस तरीके से क्या क्या है वो सब जानेंगे इस चैप्टर में, मतलब इस वाले जो पार्ट में इसको समझेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चैप्टर शुरू करने से पहले ना मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और कहना चाहती थी। कुछ स्टूडेंट, देखो आप सभी के सभी मुझसे कनेक्टेड रहे हो, सच में हर एक स्टूडेंट को ना दिल से थैंक यू, ठीक है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स को मैं मतलब वोट ऑफ थैंक्स ना मैं सभी को दे रही हूँ, आप सभी को, बट कुछ स्टूडेंट्स को मैं जरूर देना चाहती हूँ स्पेशल वोट ऑफ थैंक्स। जैसे ना कुछ स्टूडेंट्स के नाम मुझे ऐसे ध्यान आ रहे हैं, मैं उनके नाम ले देती हूँ। पर एक बात और है, कुछ कुछ स्टूडेंट ना अपने नाम की आईडी मतलब आप लोगों के ऐसे यूजर के नाम से है, फैक्ट हब के नाम से है, तो यार आप लोग मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हो, है ना। सो आई एम सो हैप्पी, बट मैं आप लोगों को रिकॉग्नाइज कैसे करूँ, तो मुझे आप लोगों का नाम नहीं पता। तो ट्राई करा करो, जो भी कमेंट करते हो तो ब्रैकेट में अपना नाम डाल दिया करो, सो दैट कि धीरे धीरे मैं याद करना शुरू कर दूं, कि मुझे पता चल जाए कि अच्छा ये वाला बच्चा मेरे साथ शुरू से जुड़ा हुआ है, ये मेरे न्यू स्टूडेंट्स हैं। क्योंकि एक बॉन्ड तो क्रिएट हो ही जाता है ना। तो जैसा मतलब मेरा एक अलग सा बॉन्ड क्रिएट हो गया आप लोगों के साथ। तो आप सभी को, हर एक बच्चे को, है ना, ईच वन ऑफ यू को स्पेशल थैंक्स। बाकी कुछ स्टूडेंट्स के मैं नाम लेती हूँ जो मुझे ध्यान आ रहे हैं, जिन्होंने मतलब शुरू से ही वो साथ रहे हैं मेरे, है ना। जैसे गोल्ड स्टोन करके है एक बच्चा, और बाकी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है, तो प्लीज माइंड मत करना, है ना। आई जस्ट वॉन्ट टू मतलब
अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू, बस और कुछ नहीं, छोटी सी पहल है ना। एक निशा रिया करके है, एक किशुक कनौजिया, प्रियांशु, हर्षिता, खुशी माथुर, प्रिया जोशी, फैक्ट अब हो गया, एक नेचर लवर खुशी है, हर्ष भारद्वाज, ठीक है, हर्षिता हो गया, यूजर करके भी कोई है, अर्चना प्रजापति, पूजा सिंह, ठीक है, सैयद करके है कोई, मोहम्मद फायजान है, अंजलि, साहिल वर्मा, ठीक है, काफिल करके है एक, है ना, और एक सुमित्रा। मतलब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। सो आई रियली वांट, मतलब इतनी लंबी लिस्ट है तो सबका नाम तो नहीं लिया जा सकता और मुझे ध्यान भी नहीं है। तो आई रियली वांट कि नेक्स्ट टाइम और स्टूडेंट्स का जरूर मैं मतलब नाम लूंगी, आप लोग को अप्रिशिएट करूंगी। ओके, एंड थैंक यू सो मच बने रहने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू, है ना। बाकी चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। बहुत है, बहुत सारा प्यार कर लिया, बहुत सारा प्यार बिखेर लिया तुम्हारे ऊपर, अब पढ़ लेते हैं मस्त आराम से। एक चीज और है, इजी है ये, ठीक है, यूनिट तो मस्त खेलते हुए पढ़ेंगे, इजी समझेंगे, बहुत बिल्कुल कोई टफेस्ट लैंग्वेज नहीं, मस्त आराम से। क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं ना, मेरे को लगता है ना हर बच्चा इंटरेस्ट लेके भी इसको पढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है आपके इंडिया के साथ कैसे रिलेशन है। किसी को भी पूछ लो चलते फिरते कि भाई बताइए पाकिस्तान के साथ क्या चल रहा है हमारा, मतलब हर बंदे को पता है किसको क्या बोलना है, हर को पता है चाइना के साथ क्या चल रहा है, अमेरिका के साथ क्या चल रहा है। तो ये चीजें ऐसी हैं जिसपे हम अवेयर भी हैं बहुत, है ना। तो मजा आएगा इसको पढ़ने में, तो बने रहना लास्ट तक और नोट मेकिंग कर लेना, पहले ही बता रही हूँ, ठीक है। सो देखो इंट्रोडक्शन की अगर बात की जाए ना, तो 21st सेंचुरी में हमारा बेसिकली हम प्रेजेंट करते हैं अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग एनवायरनमेंट टू द वर्ल्ड। देखो एक चीज है, चाहे आप बात करो 21st सेंचुरी की, चाहे आप बात करो 20 की, चाहे बात करो 19 की, मतलब आप कितना ही पहले चले जाओ, राइट। बाद में तो जा नहीं सकते डेफिनेटली फ्यूचर में, बट पुराने टाइम में तो जा सकते हैं ना। तो अगर आप पुराना टाइम सारा देखोगे और आप अपना देखोगे कि किस तरीके से हमारा एनवायरनमेंट रहा है वर्ल्ड का, है ना, तो वो सारी चीजें हमें पता है कि कैसे वर्ल्ड वॉर भी रही है हमारी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रही, सेकेंड रही, फिर कोल्ड वॉर हुआ, ठीक है, बहुत सारा एनवायरनमेंट हमें पता है। बट हमें एक चीज समझ में आती है कि अगर आपको वर्ल्ड में सस्टेन करना है ना, इफ यू वांट कि आपको सस्टेन करना है, तो आपको अपनी नेबरिंग कंट्री के साथ ना रिलेशन अच्छे बनाने पड़ेंगे, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर नेबरिंग के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है ना, तो फिर दिक्कत होगी आपको, मतलब फिर सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कि कभी भी कोई परेशानी होगी तो आपको आपका पड़ोसी कभी मदद ही नहीं करेगा। ये वो वाली बात है, जैसे अपन घर में रहते हैं, ये नॉर्मल हमारी गली है, अगर ये नॉर्मल हमारा घर है, तो हमारे अगर नेबरिंग से ही रिलेशन अच्छे नहीं होंगे और कल को कोई परेशानी हो जाए मेरे को, तो मैं किसकी हेल्प लूंगी, है ना, क्योंकि नेबर से तो मैंने रिलेशन बिगाड़ ही रखे हैं अपने। तो ये मेरे लिए भी और ये उनके लिए भी, हम सबके लिए है। तो मतलब ये खाली वन साइडेड नहीं होती, दोनों साइड से होता है, मतलब म्यूचुअली ही हम बेनिफिट उठाते हैं इसमें, ठीक है। तो ये चीज बेसिक जो हमें पता होनी चाहिए थी। इसके अलावा आप अगर देखो 21वीं सदी की बात करें, है ना, तो दुनिया के सामने एक अनिश्चित, जटिल और चुनौतीपूर्ण माहौल है। देखो आप ये चीज समझते हो, ये ऐसा युग है, ये ऐसा टाइम है, ये ऐसी शताब्दी है, ये ऐसी सेंचुरी है जिसको आप सदी बोल देते हैं, कि इस सदी में क्या है आपका, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। देखो इकोनॉमिकली भी आपको ग्रो करना है, ठीक है, आपको मिलिट्री वाइज भी ग्रो करना है, बट आपको पता है कि आप बहुत ज्यादा खून खराबा नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी आप वर्ल्ड में वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, आप ये सारे तमाशे देखे आए हो, आपने कोल्ड वॉर भी देखा, तो आपको समझ में आ गया भाई वॉर का मतलब बहुत ज्यादा एग्जिस्टेंस है नहीं बहुत लंबे टाइम तक, ठीक है। इसलिए हम सॉफ्ट पावर की बहुत बात करते हैं ना इस वाले टाइम में, कि भाई सॉफ्ट पावर बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। देखो एक बात और है, अगर ऐसा लग रहा है आपको कि मतलब जो मैं बोल रही हूँ ये लिखा नहीं है, मैं आपका बैकग्राउंड क्रिएट कर रही हूँ कि एक समझ आपकी बने आपके सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि जो किताबों में लिखा है, जो मैंने यहाँ लिखा है स्लाइड्स में, वो तो तुम वीडियो रोक के पढ़ ही लोगे, देख ही लोगे, है ना, और वो मैं समझाऊंगी, पर एटलीस्ट कुछ बेसिक नॉलेज, कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें पता होनी चाहिए, समझ रहे हो। तो इसलिए आई एम जस्ट क्लियरिंग ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और देखो चैलेंजिंग हर तरीके से है ना, चाहे आप वैसे देख लो कि मतलब हर किसी को पावरफुल बनने की होड़ लगी है, इकोनॉमिकली हर किसी को ग्रो करना है, एनवायरमेंट का इशू देख लो, मतलब बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती हैं हमारी, तो वो हम धीरे धीरे समझेंगे, जानेंगे थ्रू आउट दिस प्लेलिस्ट, है ना, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट उसी के ऊपर है। सो लास्ट तक बने रहना और आराम से समझना। अच्छा एक चीज और थी जो सिंपल सी बात है, देखो तुम सारे ना 11th-12th में पढ़ के आए हो, मैं ये नहीं कह रही तुम्हें बिल्कुल सारी चीजें याद होंगी, पर बेसिक इतना याद होगा, और नहीं भी होगा ना तो मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देती हूँ, ठीक है। ये हमें पता है आपका जो वर्ल्ड था, देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर की अपन बात नहीं करते हैं, हम मेनली बात कर रहे हैं कोल्ड वॉर की, राइट। कोल्ड वॉर हुआ, ये हमें पता है कि भाई कोल्ड वॉर हुआ 2 ब्लॉक्स के बीच में हुआ था, ठीक है। 2 ब्लॉक्स थे ना आपके, एक 1 था और एक सेकेंड था। फर्स्ट वाला आप यूएसए कह लो, ठीक है, और सेकंड वाला कौन सा हो गया आपका, यूएसएसआर कह लो, ठीक है। इन दोनों के बीच में तो थी वो राइवलरीज थी, जो भी है ना, वेपन की रेस वगैरह जो भी था, वो सब कुछ इन्हीं के बीच में था। अब आपको ये भी पता है कि भाई कोल्ड वॉर चल रहा है, पर वो ज्यादा लंबा एग्जिस्ट नहीं करा, ठीक है। 1991 में क्या हुआ तुम्हारा, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था, ये भी हमें पता है। अब एक बात बताओ, बहुत सारी कंट्री ना नई नई आजाद हुई थी, क्योंकि न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रियां थी। अब एक बात बताओ, 2 ब्लॉक हैं आपके,
कहने को ये हो रहा है कि भाई जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री है उनके पास ऑप्शन है, वो चाहें तो क्या कर सकती हैं, अपने आप को किसी ना किसी पावर के अंडर चली जाएं, वो है ना, जो भी इनके मिलिट्री ब्लॉक्स थे वो ज्वाइन कर लें, मिलिट्री अलायंस, ठीक है, या फिर सेपरेट हो जाएं। वो भी हम पढ़ेंगे कि क्या क्या चैलेंज रहा, कैसे कैसे क्या रहा, वो सब जानेंगे हम आगे चैप्टर में, ठीक है। सो कोल्ड वॉर की बात थी, बायपोलैरिटी की बात थी, ठीक है। बायपोलैरिटी बोल देते हैं ना इसको हिंदी में बोल देते हैं द्विध्रुव्यता, है ना, शीत युद्ध। कोल्ड वॉर हो गया आपका शीत युद्ध, शीत युद्ध की समाप्ति हुई। जैसे ही शीत युद्ध समाप्त हुआ, इसका मतलब जो द्विध्रुव्यता है, मतलब दो ध्रुव थे ना आपके, फर्स्ट और सेकंड, यूएसए एंड यूएसएसआर, वो समाप्त हो गए, खत्म हो गए अब, ठीक है। अब एक नई अर्थव्यवस्था उभरी, है ना, क्योंकि आपका जो वर्ल्ड है वो न्यूली इमर्ज हुआ। अब जब न्यूली इमर्ज हुआ तो आपको पता लग गया कि जो नए पावर ब्लॉक हैं वो किस तरीके से वॉक कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों ही बदलावों के साथ आपके नए नए गुड्स बनने लग गए पावर के। एक बात और, पहले वर्ल्ड क्या था, बायपोलर, मतलब दो शक्तियां थी, ठीक है, ये दो पावर थी आपकी। आई बात समझ में, ये कोल्ड वॉर के टाइम का था, आई बात समझ में। अब देखो कोल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, आपका वर्ल्ड बन गया यूनिपोलर, ठीक है। यूनिपोलर बना अगर वर्ल्ड, तो एक बात बताना मुझे, यूनिपोलर में कौन रह गया, जो सिंगल था, सबको पता है यूएसए, क्योंकि जब मैंने यही बता दिया कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया 1991 में, तो भाई बचा कौन, यूएसए बचा तुम्हारा, ठीक है। तो ये यूनिपोलर हो गया, मतलब पूरे वर्ल्ड एक ध्रुव्य, पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही सुपर पावर बन गया, वो कौन हो गया, तुम्हारा यूएसए, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट ये होता है, मतलब इस चीज के ऊपर काफी चुनौती होती है, वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी विल बिकम यूनिवर्सल इज चैलेंज्ड। मतलब वो कह रहे हैं कि वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी, देखो बात ये होती है ना कि हम जब खुद को, मैंने आपको ये चीज पहले भी समझाई होगी, अगर नहीं पता तो अभी बता देती हूँ, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कई बार क्या होता है ना, आप एक चीज नोटिस करोगे कि आप कोशिश ये करते हो, एक सेकेंड में इसको रब कर दूं, फिर मैं आपको इसको क्लियर करती हूँ। देखो आपको अगर खुद को कंपैरिजन करना है, हम हमेशा खुद को कंपेयर करते हैं अपने से ऊपर वाले से, जो हमसे बेस्ट होता है। ऐसा तो कभी नहीं होता कि हम अपने से नीचे वाले से खुद को कंपेयर करें, मेरे ख्याल से तो नहीं होता, ठीक है। आपको ये पता है कि हम सारे जो भी न्यूली इंडिपेंडेंट है ना, जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो सारी क्या है आपकी, पहले तो क्या थी, वो अंडर डेवलप्ड थी, ठीक है, क्योंकि वहां भाई डेवलपमेंट पूरा हट चुका था, ठीक है। आज के टाइम पे अगर देखोगे तो वो किस में आती है, डेवलपिंग में आती है, सही बात है। अब जब डेवलपिंग में आती है तो आप अपने आप को कंपेयर किससे करोगे, भाई डेवलप्ड से, जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं, ठीक है, ईडी लग जाएगा, जो डेवलप्ड हो चुके हैं, जो हो रहे हैं वो आईएनजी है, और जो अंडर हैं वो मतलब जहां अभी बिल्कुल ही सब कुछ बहुत ही और मतलब पीछे है डेवलपिंग से भी, तो वो अंडर में आ गया, ठीक है। सो आप डेवलप्ड से कंपेयर करोगे तो भाई जो वेस्टर्न कंट्रीज है आपकी, आप हमेशा वेस्टर्नाइजेशन की तो बात करते हो कि वेस्टर्न में ऐसा होता है वैसा होता है, हम तो ऐसा पहनेंगे, वैसा खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो आप वेस्टर्न ऐसे ही डेमोक्रेसी में भी है कि आप क्या करते हो, मतलब जो अपनी डेमोक्रेसी है उनके साथ ही कंपेयर करते हो, ठीक है। तो इसका काफी चैलेंज आता है इस चीज के बारे में। फॉरेन पॉलिसी एक डायनामिक एंड ब्रॉड सब्जेक्ट है। एक बात और जान लो, ये जो फॉरेन पॉलिसी है ना, वैसे बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत इजी भी है, इजी टू अंडरस्टैंड है। बट एक चीज समझने वाली बात है कि ये डायनामिक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये बहुत ज्यादा गतिशील है ना। इसके अलावा ये ब्रॉड सब्जेक्ट है, व्यापक है, मतलब इसके अंदर ना आप ये नहीं कह सकते कि फॉरेन पॉलिसी पढ़ रहे हैं तो हम कुछ लिमिटेड कंट्री के बारे में पढ़ रहे हैं कि 3-4 कंट्री है बस हमारे अड़ोसी पड़ोसी, बस हम तो उनकी बात करते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। आपके जो रिश्ते हैं वो बहुत लोगों से होते हैं। देखो अपने ऊपर लगा के देख लो यार, सिंपल सी बात है कि अगर हम रह रहे हैं घर में, ठीक है, मैंने आपको ये गली बताई थी अपनी, है ना, ये घर था हमारा, ठीक है, ये हमारा घर है, तो आपके पड़ोसियों से तो रिलेशन होंगे ही होंगे, डेफिनेटली होंगे, ठीक है। बट इसके अलावा जो आपके दूर दूर रिश्तेदार है, क्या उनसे रिलेशन नहीं है तुम्हारे, उनसे भी तो रिलेशन है ना, जितने भी आपके जो रिलेटिव्स वगैरह हैं, तो सारे रिलेटिव्स हो गए, आपके पड़ोसी हो गए, इन सबके साथ हमारा रिलेशन है। तो सेम विद दिस कि जो आपके नेबरिंग स्टेट है, मतलब जिनके साथ भी आपकी ये जो टेरिटरी अटैच हो रही है ना, जो भी टेरिटोरियल नेबर्स हैं आपके, उनके साथ तो आपके रिलेशन होंगे ही होंगे। इसके अलावा जो दूसरे दूसरे कॉन्टिनेंट्स पर है ना, जो दूसरे दूसरे एरियाज में हैं, उनके साथ भी तो आपके रिलेशन होंगे, ठीक है। तभी तो आप यूएसए की भी बात करते हो, यूरोप की भी बात करते हो, आप अमेरिका, अफ्रीका, हर जगह जाते हो आप, है ना। तो आप ये देखते हो कि आपको किस तरीके से आपको अपने रिलेशंस बिल्ड करने हैं। तो ये डायनामिक भी है बहुत ज्यादा। एक चीज और है, जब फॉरेन पॉलिसी की बात होती है तो ऐसा कभी नहीं होता कि आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे हो तो सिर्फ राजनीति करोगे आप, या फिर ओनली पॉलिटिकल मुद्दों पे बात होगी, नहीं। फॉरेन पॉलिसी की बात हो रही है, इसको व्यापक या डायनेमिक बोला ही इसीलिए है, चाहे एनवायरमेंट से रिलेटेड इशू हो, चाहे पॉलिटिकल इशू हो, चाहे इकोनॉमिकल इशू हो, कोई भी इशू हो, आप क्या करोगे, फॉरेन पॉलिसी में आप ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स या एरियाज को कवर करते हो, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी डिटरमाइंस स्टेट प्रायोरिटीज इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये क्या करती है,
विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों की प्राथमिकताएं निर्धारित करती है। आपको ये पता है कि आपकी आपकी विदेश नीति है, ठीक है। हर कंट्री की ना अपनी अपनी विदेश नीति होती है, तो आप अपनी प्रायोरिटी सेट करते हो कि मेरी ये प्रायोरिटी होगी, मेरी जो फॉरेन पॉलिसी है वो ऐसी है। किसी और कंट्री की कुछ और हो सकती है, ठीक है। जैसे हमारी बहुत ज्यादा ना डिफेंड वाली होती है, हमारी बहुत डिफेंसिव टाइप की है, ठीक है। हम ऑफेंसिव में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करते, हम डिफेंसिव में रहते हैं, ठीक है। मतलब ये चीज आपको शुरू से पता है कि इंडिया, इवन इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका न्यूक्लियर, है ना। जैसे आपके जो हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तो आपका बोल ही दिया गया था कि जब हम न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे थे तो भाई हम नो फर्स्ट यूज की बात करते हैं कि हम पहल नहीं करेंगे, हम सिर्फ बना रहे हैं सेफ्टी के लिए कि कल को कोई हमें डरा धमका ना सके। पर फर्स्ट यूज की पॉलिसी अपनाई थी हमने, नो फर्स्ट यूज की, सॉरी, है ना। तो नो फर्स्ट यूज की बात हो रही है कि भाई हम पहल नहीं करेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी पॉलिसी है जो आपको दिखा रही है कि भाई हम आगे से ऑफेंड नहीं करेंगे, पर अगर कोई हमारे ऊपर करता है अटैक तो फिर अपन छोड़ेंगे भी नहीं सामने वाले को, राइट। सो ये वाली चीज है कि आप अपनी प्रायोरिटीज को सेट करते हो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। ओके, नेक्स्ट आपका 21st सेंचुरी हैज मेड द फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज ऑफ स्टेट मोर कॉम्प्लेक्स। अब ऐसे में क्या होता है, जब 21st सेंचुरी की अगर आप बात कर रहे हो तो भाई सबको पता है कि राज्यों की जो विदेश नीति है प्राथमिकताओं को और अधिक जटिल बना दिया है, क्योंकि हम सब क्या करते हैं अपने प्रायोरिटीज के हिसाब से बात करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, थोड़ी सी जटिलताएं आ जाती हैं कि आपका कुछ, आप हो सकता है एनवायरमेंट को लेकर बहुत कंसर्न कर रहे हो, पर सामने वाली जो कंट्री है वो डेवलपमेंट के लिए बहुत कंसर्न हो सकते हैं। देखो इसके एग्जांपल्स बहुत सारे बन सकते हैं, है ना। जैसे नॉर्मल एनवायरमेंट का कोई इशू है, ठीक है, आप डेवलपिंग कंट्री हो, आप तो ये कहोगे कि भाई हमें डेवलपमेंट करना है, हमें मैक्सिमम डेवलपमेंट चाहिए, क्योंकि हम तो डेवलप ही नहीं कर पाए, जो डेवलप्ड हैं ऑलरेडी वो डेवलप हो चुके हैं, तो उन्होंने भी तो इतना पॉल्यूशन करा, आप उनके ऊपर रोक टोक लगाओ या जो भी है उनके ऊपर करो, ठीक है। डेवलपिंग चाहेगा कि हमारे ऊपर कम मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए, आ रही बात समझ में। पर ऐसा भी हो सकता है कुछ कंट्री ऐसी भी होंगी जो ये कहेंगी कि नहीं भाई रिस्ट्रिक्शन से जायज हैं, मतलब डेवलपमेंट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो किसी के लिए एनवायरमेंट बहुत मैटर करेगा, किसी के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत मैटर करेगा। बाकी नेक्स्ट है आपका इंडियन फॉरेन पॉलिसी मेकिंग हैज टेकन इनटू कंसिडरेशन इंडिया सिविलाइजेशन लीगेसी एज वेल एज हर desire to be an aspirational power which is reflected through the ideas of भारत as विश्व गुरु, है ना। वर्ल्ड लीडर की बात हो रही है। कहने का मतलब यह है कि जो भारतीय विदेश नीति है ना, वो हमेशा इस चीज का ध्यान रखती है कि भारत अपनी सभ्यता को ध्यान में रखे, ठीक है। क्योंकि हमारी जो विरासत है ना, हमारी जो सिविलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी की वजह से ना बहुत पावरफुल भी बनते हैं। अगर देखा जाए तो हम काफी सिविलाइज्ड थे शुरू से ही, है ना। और आप एक चीज देखते हो कि इसीलिए इसी के आधार पे जो इंडिया एक सपना देखता है ना, भारत एक सपना देखता है विश्व गुरु बनने का, वर्ल्ड लीडर बनने का, ये एस्पिरेशन मिलती ही यहीं से है कि आपको पता है आपका जो बेस है ना वो स्ट्रांग है। अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आप अपना जो भी सुपर स्ट्रक्चर, जो भी आप अपने बेस के ऊपर खड़ा कर रहे हो, जो भी मंजिलें आप खड़ी कर रहे हो, वो भी मजबूत ही खड़ी होंगी, ठीक है। तो बहुत जरूरी है कि जड़ें आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। तो इंडिया की जो सिविलाइजेशन थी वही इतनी स्ट्रांग थी जिसकी वजह से आप ऐसा सपना देखते हो, ठीक है। द आइडिया बिहाइंड द विजन ऑफ अ बीइंग विश्व गुरु इज, अब देखो इसके पीछे आइडिया क्या है ना, तो वो आइडिया बता रहे हैं इंडिया वांट टू लीड द वर्ल्ड ऑन इट्स टर्म एंड स्ट्रेंथ। इंडिया चाहता है क्या कि वो भारत की जितनी भी, भारत विश्व की प्रमुख शक्तियों को दी गई भौतिक गतिशीलता के बजाय अपनी शर्तों और शक्तियों यानी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर दुनिया का नेतृत्व करना चाहता है। दैट मीन्स, कहने का मतलब ये है इंडिया चाहता है अपनी स्ट्रेंथ और अपने टर्म्स की बात नहीं है ओनली, और किस किस चीज की बात है, स्पिरिचुअलिज्म, कल्चरल वैल्यू। क्योंकि आप एक चीज देखते हो ना, हम हमेशा वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम हमारे यहाँ पर जो भी कोई गेस्ट होता है हम उसको भगवान की तरह मानते हैं, है ना। कहते हैं अतिथि देवो भव, है ना, कि वो बिल्कुल ये वाली बात सच है कि अगर कल को आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, कोई दुश्मन भी आपके घर आ जाए, तो आप उसको धक्के नहीं मारते, है ना, आप उसको पानी पिलाते हो और बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं हम, है ना। तो ये सबसे बड़ी बात है हमारी कि इंडिया जाना ही इसीलिए जाता है क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ स्पिरिचुअलिज्म बहुत है। तो आप ये चीज देखोगे, आध्यात्मिकता, संस्कृति, ये सारी की सारी वैल्यू बहुत ज्यादा है, और हम मटेरियल डायनेमिज्म पर उतना विश्वास नहीं करते जो भौतिक वस्तुएं हैं, जितना हम इन सारी चीजों पर विश्वास करते हैं। और ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड में हमें एक पावरफुल कंट्री की तरह रिप्रेजेंट करता है, समझ रहे हो। इसके अलावा इसका बेस्ट एग्जांपल इवन आप अभी ये जो राम मंदिर वाला है वो भी आप ले सकते हैं कि आप देखोगे कि किस तरीके से मतलब वर्ल्ड में अलग अलग कंट्री में इस चीज को मतलब कितना अप्रिशिएट किया गया। हालांकि बहुतों ने क्रिटिसाइज भी किया, देखो इस चीज के लिए कोई किसी को जज नहीं कर सकता, है ना, ना आप ना मैं, ठीक है। हो सकता है मैं सपोर्ट करती हूँ, हो सकता है मैं सपोर्ट ना करती हूँ, ठीक है। तो वो हमारी पर्सनल हमारी चीजें हैं वो, तो आप पर्सनली आपके जो भी व्यूज हैं वो हम अपने अपने मैनेज करते हैं। बट अगर आप कंट्री लेवल पर देखोगे तो बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं सेम कि कुछ सपोर्ट करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, ठीक है। तो बट आप इसका ये देखोगे इम्पैक्ट काफी है, राइट। इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द की वेरिएबल
determining the foreign policy of India। आप एक चीज देखो, यहाँ पर कुछ कुछ ना आपकी विदेश नीति को विकसित करने के लिए है ना, कुछ कुछ चीजों को ध्यान में रखा जाता है। तो कौन कौन से वो की वेरिएबल्स हैं भारत की विदेश नीति की विकास को ध्यान में रखते हुए, कुछ कुछ आपको निर्धारित करने वाले कारक हैं। तो कौन कौन से वो कारक हैं? भू रणनीतिक कारक, मतलब जियो स्ट्रेटेजिक फैक्टर। बहुत जरूरी है कि आप अपने जो ज्योग्राफिकली जो एरिया है, जो आपकी स्ट्रैटेजीज हैं, वो बड़ी मैटर करती हैं किसी भी कंट्री के साथ रिलेशन बिल्ड करने में, ठीक है। इसके अलावा ऑल्टरनेटिव मॉडल ऑफ सिक्योरिटी, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, मतलब ये बात कर रहे हैं सुरक्षा के वैकल्पिक मॉडल की, गैर पारंपरिक सुरक्षा, है ना। कि ट्रेडिशनली क्या होता था, आपकी हार्ड पावर बहुत यूज होती थी, ठीक है। जबकि आप नॉन ट्रेडिशनली देखोगे तो सॉफ्ट पावर पर हम बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं कि हमारी अगर किसी के साथ भी कोई लड़ाई हो जाए या कुछ भी हो जाए, कोई बहस हो जाए, तो हम नेगोशिएट करते हैं, डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत करते हैं, है ना, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये कि हम बातचीत के द्वारा जो भी हमारे वाद विवाद हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अपने लड़ाई झगड़ों को, अपने मुद्दों को, बजाय इसके कि चलो भाई आ जाओ मैदान में, हथियार लेके दो दो हाथ हो जाए। वो वाला काम नहीं है अब, है ना, क्योंकि दोनों को पता है कि बहुत ज्यादा नुकसान होता है। हिस्ट्री में यार, वर्ल्ड में इतने सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास कि सबको पता है कि वॉर से किसी का कोई भला हुआ नहीं है। अल्टीमेटली जो जीतता है ना, मतलब नुकसान तो उसका भी भारी भरकम हो जाता है, तो उसकी जीत भी कैसी जीत है वो, समझ रहे हो। तो इसलिए कोशिश ये की जाती है क्या, कि आपका जो नॉन ट्रेडिशनल मेथड है ना, सॉफ्ट पावर को बहुत ज्यादा यूज किया जाए। इसके अलावा टेक्नोलॉजी हो गई, कल्चर, इकोनॉमी, पॉलिसी मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, मतलब प्रौद्योगिकी की तरफ ध्यान दिया जाए, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, नीति निर्माण और कार्यान्वयन, इन सब की तरफ ध्यान में रखकर, ये सारे कारकों को ध्यान में रखकर आप अपनी विदेश नीति इस तरीके से बनाओगे कि उसका विकास भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाए और आप अपने रिलेशन भी मेंटेन कर पाओ। क्योंकि विदेश नीति का तो मतलब यही है भाई कि पड़ोसियों से बढ़िया रिलेशन बनाने हैं। तो बढ़िया रिलेशन बनेंगे कैसे? इसी तरीके से बनेंगे। अब देखो, फॉरेन पॉलिसी को अगर ऐसे नॉर्मल 2 वर्ड्स में अपन एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो उसका मतलब क्या है? फॉरेन पॉलिसी आर आउटलाइन बाय द एक्टर्स थ्रू अवेलेबल रिसोर्सेज टू अचीव द कोर और नेशनल इंटरेस्ट। मतलब ये बात कर रहे हैं कि मूल या राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए, मतलब जो भी आपका कोर इंटरेस्ट है या फिर जो भी आपके नेशनल इंटरेस्ट है ना, उनको प्राप्त करने के लिए आपके पास जो भी उपलब्ध संसाधन है, आप उनके माध्यम से क्या करते हो? आप कोशिश करते हो कि आपके जो भी अभिनेता हैं या फिर आपके जितने भी मिनिस्टर्स हैं, है ना, जितने भी आपके अलग अलग मिनिस्टर हैं हर डिपार्टमेंट के, इवन आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके प्रेसिडेंट, जितने भी आपके लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, ठीक है, ये सारे के सारे कोशिश करते हैं कि विदेश नीति में या फिर फॉरेन पॉलिसी में ये सारे डायमेंशन कवर किए जाएं। मेन बात, और क्योंकि देखो आप अपने कोर और नेशनल इंटरेस्ट की तरफ ही ध्यान दोगे, आपको पता है आपका कोर और नेशनल इंटरेस्ट क्या है, कि आप हमेशा अपोज करते हो टेररिज्म को। तो आपकी जो भी पॉलिसी होंगी, आपके जो भी एग्रीमेंट्स होंगे दूसरी कंट्री के साथ, जो भी आप समझौते करोगे, है ना, जो भी आप डील करोगे, भाई आप इन सारी चीजों का ध्यान में ही रख के तो करोगे, सीधी सी बात है, क्योंकि आपकी पॉलिसी में चीज नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं कि ये आपकी फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है, मतलब विदेश नीति का, ठीक है। कंटेम्पररी टाइम में, मतलब समकालीन टाइम में अगर देखा जाए तो फॉरेन पॉलिसी मेकिंग हैज बिकम अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। समकालीन टाइम में देखा जाए तो विदेश नीति का ना निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि आप एक तरफ देखोगे कि आप ना कभी भी एक डायमेंशन की तरफ ध्यान नहीं दे सकते। हमने पहले ही पढ़ा, ये क्या है? ये डायनेमिक है ना, एक सेकेंड, डायनामिक है, राइट। ये डायनामिक है आपकी जो फॉरेन पॉलिसी होती है। अगर ये डायनामिक है, दैट मीन्स कि इसके बहुत सारे एस्पेक्ट होंगे जो हमें कवर करने हैं। तो जब आप बहुत सारे एस्पेक्ट कवर करते हो तो जटिलता तो वैसे ही आ जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है ना। ये वो वाली बात है कि आप मेरे पास आए कि आपको नॉर्मल, आपने बोला कि मुझे कुछ डाउट है आपसे, है ना, तो आपने डाउट पूछना शुरू किया, पर आपको खुद नहीं समझ में आया कि आपने कौन कौन से डाउट मुझसे पूछ गिरा है, कि आपने फॉरेन पॉलिसी के भी पूछ लिया, आपने कॉन्स्टिट्यूशन के भी पूछ लिया, पॉप एड के भी पूछ लिया, मतलब इतनी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई कि बहुत सारी, कि आप उनको बायफरकेट नहीं कर सकते अलग अलग, समझ रहे हो। तो इस तरीके से बात यह है कि आपको सारे ही मुद्दों को ध्यान में रखना है, सारे ही एरिया को। चैलेंजेस अगर देखी जाए कि क्या क्या चुनौतियां हैं आपकी, है ना, तो ग्लोबलाइजेशन के लिए देखो, वर्ल्ड में सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है ना, वो चेंज हो रही है, ठीक है। काफी चेंजेस आ रहा है इसमें, क्यों? क्योंकि आपका जो पहले था बाइपोलैरिटी थी, मतलब जो आपका विश्व था वो द्विध्रुव्यता से क्या हो गया, अब बहुध्रुव्यता हो गया। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें क्या बताया था, कंफ्यूज ना हो इसलिए वापस से बता देती हूँ। बाइपोलैरिटी, है ना, बाइपोलैरिटी से जो आपका वर्ल्ड था वो क्या बना? यूनिपोलर, ठीक है, यूनिपोलर बना। अब आप सोचोगे मैम आप तो यहाँ कह रहे हो कि फ्रॉम बाइपोलैरिटी टू मल्टीपोलैरिटी। देखो ये बात कब की हो रही है? जिस टाइम पे आपका कोल्ड वॉर एंड हुआ, ठीक है, कोल्ड वॉर एंड होने की बात हो रही है। पर अगर आप एंड होने के बाद की बात करोगे, बट अब आज की टाइम में ये जो हमारा मुद्दा हो रहा है ना कि हम बहुध्रुव्यता या फिर मल्टी वाली बात कर रहे हैं, तो ये कंटेम्पररी टाइम है।
ये आज का टाइम है, ये प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं हम, कि प्रेजेंट टाइम में कंटेम्प्ररी या फिर समकालीन, वर्तमान, जो वर्ड आपको सुटेबल लगे आप वो अपने आंसर में यूज करें, क्योंकि ये अच्छे वर्ड्स हैं, राइट। सो कंटेम्प्ररी टाइम में आज मल्टीपोलैरिटी है, बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जो आपको दिखेंगी जो आपको बराबर से टक्कर दे रही है। आई बात समझ में? तो ये चीज है। एक बात और, क्या क्या चीजें हैं, देखो पहले के टाइम पे क्या होता था, फॉरेन पॉलिसी में सिर्फ 2-4 चीजें, मिलिट्री हो गई आपकी, ठीक है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो गए, वो उन सारे मुद्दों पे आपने बात कर ली, ठीक है, व्यापार से रिलेटेड हो गया, मतलब ट्रेड वगैरह से रिलेटेड हो गया, ठीक है, बड़ा ही लिमिटेड। पर आज के टाइम में अगर आप देखोगे प्रेजेंटली, क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, ठीक है, इसके अलावा इंटरडिपेंडेंसी, क्योंकि आप ये देखते हो कि आप इंटरडिपेंडेंट हो। यार एक बात तो हम सबको पता है, सबके पास सब कुछ नहीं है। फिर वही वाला रूल मेरा, जो नए बच्चे हैं वो सुन लें आज, नया रूल, जो पुराने हैं वो तो बहुत अच्छे से उनके खून में घुल चुकी होगी ये वाली बात, कि नथिंग इज एब्सोल्यूट, है ना, कि कुछ भी 100% नहीं होता। तो ये वो वाली बात है, मैं हमेशा एग्जांपल डिटॉल का ही देती हूँ, क्योंकि वो सबसे इजी होता है तुम लोगों को कनेक्ट करने के लिए। कि एक तो मैं क्या कह रही थी आपसे, मैं ये बता रही थी ना कि ऐसा तो कभी नहीं होता ना कि मतलब नथिंग इज एब्सोल्यूट, ये वो वाली बात है कि आप अगर वो एड वाली बात देखते हो ना, तो कभी भी ना मतलब ये नहीं लिखा रहेगा 100%, 99.99% लिखा रहेगा, इसीलिए क्योंकि 0.01 की तो गारंटी कोई नहीं लेता, राइट। तो सेम विद देश की भाई कोई भी कंट्री होगी, मान लो ये कोई एक कंट्री है, तो क्या इसके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे A to Z? ऐसा तो कभी नहीं होता भाई, जोग्राफिकली कंडीशन सबकी अलग अलग है, कहीं पर कि कोई रिसोर्सेज ज्यादा है, कहीं पर कोई कम है, कहीं पर तो कुछ भी नहीं है। आई बात समझ में? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप क्या करोगे कि आप हर कंट्री के साथ अपने अच्छे से अच्छे रिलेशन बिल्ड करने की या मेंटेन करने की कोशिश करोगे, और इसी बीच क्या होगा, आपकी इंटरडिपेंडेंसी बढ़ेगी। मतलब कि एक तरीके से आप क्या करोगे, मतलब एक दूसरे के साथ आपकी एक सेकेंड, एक दूसरे की मदद करने की जरूरत है ना। अच्छा, इसके अलावा और क्या है इसमें, हिंदी वाले जो स्टूडेंट एक बार वो देख लें, क्योंकि इंग्लिश वाली टर्म्स मैंने थोड़ी एक्सप्लेन कर दी, आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं बता देती हूँ कि देखो ये जो विदेश नीति की चुनौतियां बता रहे हैं ना, कि क्या क्या चुनौतियां आती हैं, तो इसके पीछे कुछ कुछ कारक हैं। वैश्वीकरण के द्वारा ग्लोबलाइजेशन, राइट, क्योंकि एक बात और है, ग्लोबलाइजेशन के टाइम में कॉम्प्लेक्सिटी ना बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब आपका वर्ल्ड कैसा हो गया है, बॉर्डरलेस हो गया है ना, कि कोई सीमा नहीं है। आपने ये चीज भी पढ़ी होगी कि ग्लोबलाइजेशन में हम एक बहुत पॉपुलर सी बात कहते हैं कि पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड को हम क्या कहते हैं, पूरे के पूरे वर्ल्ड को हम एक गांव की बात करते हैं, कि पूरा वर्ल्ड एक विलेज की तरह है ना, कि मतलब एक ही पार्ट मान लो, इसको अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड ही मत करो। मतलब ऐसा इमेजिन करते हैं जो ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करते हैं, जो इसको सपोर्ट करते हैं। तो ये वही वाली बात है कि बॉर्डरलेस वर्ल्ड है, कि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी बॉर्डर नहीं होगा और इजीली चीजें हो पाएंगी। तभी तो ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या हुआ, आपका इजीली ट्रेड हो गया, मतलब फ्री ट्रेड अवेलेबल हो गया, सारे गेट खुल गए। मतलब आप इजीली क्या कर सकते हो कि भाई किसी भी कंट्री में जाकर अपना, आपको इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी है, वो सारी चीजें आप कर सकते हो। ग्लोबलाइजेशन की वजह से तो ये सारी चीजें आई है ना आपकी, प्राइवेटाइजेशन एंड ऑल, ये भी काफी मतलब उसको भी काफी सपोर्ट मिला है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो ये चीज हो गई कि सीमाओं का अंत हो गया आपका, ठीक है, वैश्विक व्यवस्था में काफी बदलाव हो गया। मतलब अब आपका जो वर्ल्ड है वो द्विध्रुवीय से बहुध्रुवीयता बन गया, मतलब बहुत सारी पावर्स हो गई अब, है ना। कि पहले तो सिर्फ कुछ ही कंट्री की बात चलती थी, अब तो कितनी सारी कंट्री हैं जिनका आप नाम ले सकते हो कि हाँ भाई वो बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रो कर रही हैं। जैसे चाइना हो गया आपका सबसे मतलब बेस्ट एग्जांपल है। जो आपकी 5 कंट्रीज हैं वो तो है ही एग्जाम्पल, क्योंकि अब जो सिक्योरिटी काउंसिल की 5 कंट्रीज जिनके पास वीटो है, देखा जाए तो वो भी तो मल्टी ही है। मल्टी का मतलब ही क्या है कि जो 2 से ज्यादा हो गया, सिंपल। तो ये वो वाली बात है। और इसके अलावा और भी कंट्री है, जैसे इंडिया भी इमर्ज कर रहा है बहुत रैपिडली, ठीक है, ऐसे बहुत सारी कंट्री हैं जो इमर्ज कर रही हैं। आप जर्मनी को ले लो, फ्रांस को ले लो, बहुत सारी कंट्री हैं, राइट। जलवायु परिवर्तन, ये भी, आतंकवाद, ये भी सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन जो चुनौतियां क्रिएट करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और जो मुझे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात कहनी थी आप लोगों से, वो ये थी एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो बच्चे ना पबेड वाली वीडियोस देख रहे होंगे या कॉन्स्टिट्यूशन वाली देख रहे होंगे बाय चांस, या फिर आप किसी को रिकमेंड कर भी सकते हो, क्योंकि आप लोग तो पढ़ चुके हो ना, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अब इस सेमेस्टर में से पढ़ रहे होंगे, तो प्लीज़ उन लोगों को रिकमेंड कर देना, ताकि उन तक अच्छा कंटेंट पहुंच जाए और वो लोग अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाएं, जैसे आप लोगों ने किया, आप लोगों ने अपना अच्छा एग्जाम दिया है, ठीक है। बाकी एक चीज़ और कि ये न्यू चैनल है, तो अगर आप लोगों को कंटेंट सच में पसंद आता है और आप इसे पसंद करते हो तो प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। इसके अलावा एक और नया ऑप्शन है इसमें, सुपर थैंक्स के थ्रू भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, है ना, सो दैट कि मैं अपनी मतलब थोड़ी सी क्वालिटी को और इन्हांस कर पाऊँ, है ना, और अकॉर्डिंगली वर्क कर पाऊँ इसके ऊपर। तो आप उसको भी सपोर्ट कर सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है। बाकी आगे कंटिन्यू करते हैं। डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी।
भारत की विदेश नीति के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निर्धारक। देखो एक चीज और है कि जब आप फॉरेन पॉलिसी क्रिएट करते हो तो सबसे बड़ी बात ये कि आप अपने डोमेस्टिक मतलब जो आपके घरेलू जो भी आपके मुद्दे हैं या जो भी आपका एनवायरमेंट है, माहौल है, आप उनका ध्यान रखोगे। ठीक है, इसके अलावा आप अंतर्राष्ट्रीय निर्धारकों का भी ध्यान रखोगे। मतलब आपको सारी चीजों को ध्यान में रख के ही अपनी पॉलिसी को मेंटेन करना होता है। ठीक है, तो फॉरेन पॉलिसी इज अ कंट्री डिपेंड ऑन बोथ फैक्टर। आप इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही फैक्टर पर ध्यान देते हो। एक्सटर्नल में क्या हो गया, जैसे आपका रियलिज्म, लिबरलिज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म की बात होती है। तो ये ना आइडियोलॉजी है, जब ISM लग जाता है ना किसी के पीछे तो वो आइडियोलॉजी बन जाती है। आई समझ में? तो जैसे यथार्थवाद हो गया, उदारवाद हो गया, रचनावाद हो गया, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर है, मतलब ये बाहरी है। ठीक है, बाहरी कारक हैं। जबकि डोमेस्टिक मतलब घरेलू कारक, आप इंटरनल फैक्टर भी बोल सकते हो उनको चाहो तो। ठीक है, सो इंटरनल फैक्टर का भी आप बहुत ज्यादा ध्यान रखते हो। बेसिक जो फैक्टर्स हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए, कि जब आप फॉरेन पॉलिसी बनाते हो तो नेशनल कैरेक्टर में क्या क्या आता है आपका, पॉलिटिकल ट्रेडिशन, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, डोमेस्टिक मिलिया, इंटरनेशनल मिलियो, ठीक है, एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर भारत की विदेश नीति आपको बनानी है, ठीक है, या फिर आपको किसी भी कंट्री के साथ अपने कॉन्टैक्ट या संबंध सुधारने हैं या बनाने हैं, आप उनको कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो किन किन कारकों का ध्यान रखोगे। राष्ट्रीय चरित्र मतलब नेशनल कैरेक्टर जो है आपका वो मेंटेन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके जो राष्ट्रीय चरित्र हैं आप उसी को दाव पे लगा दो या फिर आप अपने ही बनाए हुए रूल रेगुलेशन के अगेंस्ट चले जाओ, वो ना हो। ठीक है, पॉलिटिकल ट्रेडिशन, राजनीतिक परंपरा जो भी आप फॉलो करते आ रहे हो आप उनको फॉलो करेंगे कि कोई भी एग्रीमेंट है, कुछ भी है, जैसे है ना फ्रेंडशिप ट्रीटी हो गई या फिर कोई भी आप एग्रीमेंट कर रहे हो किसी भी कंट्री के साथ, तो वो आप प्रॉपर तरीके से करेंगे। इंटरनेशनल मिलियो हो गया, ठीक है, डोमेस्टिक मिलियो हो गया, मतलब वही आपका क्या नाम है, घरेलू परिवेश, अंतर्राष्ट्रीय परिवेश की तरफ ध्यान में रख करके, हाँ, मतलब कोई ऐसी पॉलिसी भी ना हो जो आपको बेनिफिट हो रही हो पर और कंट्रीज को बहुत ज्यादा नुकसान दे रही हो, तो उन सब चीजों का भी हमें ध्यान रखना है। मिलिट्री स्ट्रेंथ, क्योंकि आपको पता है हम सैन्य ताकत में भी बहुत ज्यादा बिलीव रखते हैं कि जरूरी भी है ना। आप ये नहीं कह सकते कि आप अपने आपको बिल्कुल जीरो पे ले आओगे आज के टाइम पर, आपको साथ साथ अपने आप को बिल्ड करने की जरूरत है। इसलिए आप बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हो ना अलग अलग कंट्रीज के साथ, तो वो सारी चीजें भी यहाँ है। अच्छा, इसके अलावा एक बेसिक क्वेश्चन, रिपब्लिक डे पे आपके कौन सी कंट्री को इनवाइट किया गया था हमने एज अ गेस्ट, है ना, वो थोड़ा सा बताना। और हमने कुछ कुछ चीज़ों में मतलब उनके साथ ज़्यादा तो हिंट नहीं दूंगी फिर तुम पहचान जाओगे, है ना। तो हमारी जो परेड वगैरह हुई थी उसमें भी मतलब उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो कंट्री का नाम मुझे बताएंगे कि कौन थे और चीफ गेस्ट का नाम भी बताई देना। ठीक है, सो देखते हैं किस किस को पता है कौन कौन अपडेट था। ये तो आज सुबह ही देखा होगा यार तुम लोगों ने सबने। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया, भारत में विदेश नीति निर्माण, कि किस तरीके से आप नीति का निर्माण कर रहे हो। तो मेकिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑक्यूपाइज अ सिग्निफिकेंट प्लेस इन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ कंट्री। देखो सीधी सी बात है कि अगर जब आप फॉरेन पॉलिसी बनाते हो ना अपनी कंट्री की, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण काम है। मतलब ऐसा नहीं है कि बस आपने नींद में उठे और कुछ भी बिना सोचे समझे बना दिया, नहीं, आपको प्रॉपर एनालाइज करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसी के आधार पर तो आप अपना पूरा का पूरा रुतबा मेंटेन करते हो ना एक तरीके से। ठीक है, वर्ल्ड में भाई बहुत सारी चीजें हैं। इन अ वर्ल्ड इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी, ह्यूज अनसर्टेनिटीज, ग्रोइंग डिसऑर्डर एंड एसिमेट्रीज इन ग्लोबल पावर, फॉरेन पॉलिसी मेकिंग हैज बिकम अ कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग टास्क। देखो एक चीज है कि जब आप फॉरेन पॉलिसी बना रहे हो ना, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी इतनी हल्की भी ना हो कि कोई भी कुछ भी आपके साथ करके चले जाए, मतलब कोई आपके साथ खेल के चले जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। मतलब इतने हल्के भी रूल रेगुलेशन ना हो आपके, मतलब आपका भी कोई रुतबा है, आपकी भी कोई पहचान है। क्योंकि टाइम क्या है ना, बढ़ती प्रतिस्पर्धा का टाइम है, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, जटिल परस्पर निर्भरता, एक दूसरे के ऊपर निर्भरता तो बढ़ रही है बट बड़ी जटिलता के साथ, समझ रहे हो। भारी अनिश्चितताओं की दुनिया, मतलब यहाँ पर अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, आपको खुद नहीं पता। ये वो वाली बात है, देसी कहावत है लुढ़कना लोटा, है ना। आपको खुद नहीं पता कि अभी जो कंट्री आपकी दोस्त बने घूम रही है ना, आपको खुद नहीं पता चलेगा कि अगले ही पल वो आपके किसी दुश्मन के साथ मिल बैठेगी और सारा खेल पलट जाएगा, समझ रहे हो। तो बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। एसिमेट्रीज इन ग्लोबल पावर, आप वो मैथ्स में पढ़ते थे ना सिमेट्री लाइन, सिमेट्री होता है ना जो आपका, जैसे अगर ये है तो आप इसको इक्वली अगर आधा आधा बांट लोगे तो ये सिमेट्री हो गया। और एसिमेट्री हो गया कि आपने इसको मतलब इस तरीके से बांटा, कहीं ज्यादा कहीं कम। तो बिल्कुल एसिमेट्री है ग्लोबल पावर में। कोई कंट्री तो हद से ज्यादा पावरफुल हो रखी है, कोई कंट्री तो बिल्कुल ही नीचे लो पे है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें ना बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत कॉम्प्लेक्स भी है और चैलेंजिंग टास्क है कि आपको इन सारी चीजों को ध्यान में रख के अपनी फॉरेन पॉलिसी बनानी है। तभी कहा जाता है, जैसे आज के टाइम पे जो आपके कौन है फॉरेन मिनिस्टर,
उनका नाम आप लोग बताएंगे कमेंट्स में, ठीक है। बहुत ही फाइन और बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है, कितने अच्छे से वो डील कर रहे हैं ना हमारी फॉरेन पॉलिसी को, मतलब बहुत अमेजिंग अमेजिंग पर्सनालिटी है। नाम कमेंट्स में लिखना। एक चीज और छोटी सी रिक्वेस्ट कि ना, जैसे मैं आप लोगों को कमेंट्स करने को बोल देती हूँ, अभी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे अभी तो मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे याद है, ठीक है, बट मैं आगे बढ़ जाऊंगी 10-12 वीडियो बाद या किसी और सब्जेक्ट पे मूव कर जाऊंगी, तो बच्चे बाद में भी देखते हैं इसको, तो बच्चे कमेंट्स करते हैं। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप नाम लिख रहे हो ना, या फिर मैंने बोला कि कौन थे आपके मतलब गेस्ट कौन थे रिपब्लिक डे पे, तो थोड़ा लिख देना साथ में, ठीक है, कि रिपब्लिक डे गेस्ट, फिर नाम लिख के मतलब हाइफन करके उनका नाम है ना। तो ऐसे ही मैंने अब फॉरेन मिनिस्टर के बारे में पूछा तो फॉरेन मिनिस्टर, फिर हाइफन लगा के वो डैश वाला साइन, फिर आप उनका नाम, सो दैट कि मेरे को रिकॉल रहे अच्छा मैंने इस वीडियो में ये पूछा होगा तो इस चीज का आंसर दिया है बच्चे ने, ठीक है। तो ये छोटी सी चीजें, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा 21st सेंचुरी डिमांड्स आर री लुकिंग इनटू फॉरेन पॉलिसी एंगेजिंग स्टेट बायलैटरल, ट्राइलैटरल एंड मल्टीलैटरल्स। देखो 21वीं सदी में पहले क्या होता था ना, ट्रीटी की बात होती है, जैसे कहते हैं ना कि तुमने मैंने संधि कर ली, समझौता कर लिया, तो भाई ये किसके बीच में होता था ना, ये दो बंदे हैं इनके बीच में होता था पहले, ठीक है। बट वो कह रहे हैं अब 21वीं सदी की बात हो रही है, 21st सेंचुरी में ना विदेश नीति निर्माण पर पुनर्विचार करने की जरूरत है, मतलब इस चीज की मांग उठती है। क्यों? क्योंकि राज्यों को द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय और बहुपक्षीय रूप में शामिल करने की जरूरत है। कहने का मतलब है कि कहीं पर जरूरत है तो आप सिर्फ 2 ही कंट्री आपस में साइन कर रहे हो, ठीक है, कहीं पर जरूरत है ना तो 2 से ज्यादा कंट्री, मतलब 3 भी कर रहे हैं, ठीक है। बहुपक्षीय मतलब आपके 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 4, 5, 6 कितने भी हो सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हैं कि थोड़ा सा इन सब चीजों को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। इनिशियली अगर आप देखोगे ना, शुरुआत में प्रारंभिक वर्षों में, तो स्वतंत्र भारत के जो बिल्कुल शुरुआत का टाइम था, जब जब हमने इंडिपेंडेंस बिल्कुल अटेन ही की थी, है ना, तो उस टाइम पर अगर हम देखें ना, हम स्टडी करें इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की, भारत की विदेश नीति का अगर अध्ययन किया जाए, तो आप ये देखोगे कि बड़ा लिमिटेड एंगेजमेंट थी हमारी, मतलब बहुत कम कंट्रीज के साथ हमारे जो संबंध थे ना वो स्टैब्लिश हुए थे, समझ रहे हो। तो रिलेशन विद अ पर्टिकुलर कंट्री और हर रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर इंटरनेशनल इवेंट, मतलब ये कि पहली बात तो आपके रिलेशन बड़े लिमिटेड से हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि कोई उलझन है, ठीक है, किसी पर उसकी प्रतिज्ञा तक ही सीमित है। कहने का मतलब ये, मैं इसको इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ सीधा। जब आप आजाद हुए, आपको पता है कि आपके यहाँ पर इंडिपेंडेंस की मतलब अभी अभी बहुत ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहा, ठीक है। ये भी बात सही है कि इस टाइम पर ना बहुत सारी कंट्री मतलब न्यूली इंडिपेंडेंट हुई थी, तो एक दूसरे को बहुत ज्यादा फेथ नहीं कर पा रहे थे। तो कोशिश ये रहती थी कि अगर इन 2 कंट्री ने आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन मेंटेन किया है तो दे ऑलवेज ट्राई। सो आप क्या करते थे, बहुत लिमिटेड ही अपने रिलेशन बनाते थे, क्योंकि सब तुरंत आजाद हुए तो एक दूसरे को ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो अगर आपको लगता है इकोनॉमिकली अगर हमें मतलब रिलेशन बनाए तो बस इकोनॉमिकली तक ही सीमित है, सिर्फ व्यापार करना है ना तो ओनली व्यापार ही कर रहे हैं, पॉलिटिकली कोई रिलेशन नहीं है, समझ रहे हो। तो वो धीरे 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 करके आपने उसको बिल्ड करना शुरू किया। एक चीज और, लिमिटेड कंट्री जिनके पास आपके ट्रस्ट बने हुए हैं, आप बस उन्हीं के साथ रिलेशन बना रहे हो, नई कंट्रीज के साथ आप रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश तक नहीं कर रहे हो। तो वो चीजें थोड़ी सी हैं इसमें, ठीक है, कि धीरे धीरे फिर आपने उसको बिल्ड करना शुरू किया। बेसिक डिटर्मिनेंट्स अगर आप देखोगे, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, डोमेस्टिक प्रोसेस एंड पर्सनालिटी प्ले अ क्रिटिकल रोल इन फॉरेन पॉलिसी मेकिंग। देखो बुनियादी जो निर्धारक है ना, जो बेसिक डिटर्मिनेंट्स हैं, राजनीतिक और प्रशासनिक तो है ही हैं। आपको पता है एडमिनिस्ट्रेटिवली, पॉलिटिकली हम काफी रिलेशन बिल्ड करते हैं, ठीक है। घरेलू प्रक्रियाएं, व्यक्तित्व भारत की विदेश नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि आपको पता है आपका डोमेस्टिक प्रोसेस कैसा है। जैसे हमारा जो डोमेस्टिक है वो पूरा कल्चर, जो हमारा वो आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिज्म, ये सारी चीजें भी ना हमारे बहुत मेजर फैक्टर में आ जाते हैं, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़े थे, ठीक है, वो चीजें। इसके अलावा पर्सनालिटीज, जैसे अब आप देखोगे कि कुछ कुछ लीडर्स की ना आपकी पर्सनालिटी बड़ी ना कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी होती है, मतलब हिंदी में बोल देते हैं करिश्माई, है ना, बड़े करिश्माई उनकी पर्सनालिटी होती है। जो उनका आप देखोगे ना, जैसे हम पीएम मोदी का नाम ले सकते हैं इसमें, ठीक है, कि वो काफी कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी है। ऐसे आपके नेहरू भी बहुत कैरिस्मेटिक होते थे। तो कहने का मतलब है कि आपके कुछ लीडर ऐसे हैं जो इतने कैरिस्मेटिक हैं। अटल जी हो गए, मतलब ये लोग ऐसे हैं कि इन लोगों ने ना बहुत ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस किया है अपनी पॉलिसी से, या फिर इनके मतलब इनके जो वे ऑफ टॉकिंग है, जिस तरीके से पब्लिक डीलिंग करते हैं, वो भी बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। इसीलिए आप ना मतलब इसका सबसे मेजर एग्जांपल है आज के टाइम पे, अगर आप पीएम मोदी के कॉन्टेक्स्ट में इस चीज को समझ के देखो, पर्सनालिटी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा इस चीज का, ठीक है। इसके अलावा वन कैन नॉट इग्नोर इंडियाज रोल इन शेपिंग द नेचर ऑफ द इकोनॉमी, सिक्योरिटी, पॉलिटिक्स, ट्रेड, क्रिएशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लॉ एंड नॉर्म्स। फॉर इंस्टेंस द आइडिया ऑफ वसुदेव कुटुंबकम और द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। देखो सीधी सी बात है, यहां पर एक किसकी बात कर रहे हैं कि आप ना इस आइडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, राजनीति, व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय कानून हो गए, मानदंड की प्रकृति हो गई, मतलब इन सबको
अगर मतलब आप ध्यान में देके चलोगे ना तो भारत की भूमिका को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। मतलब हर सेक्टर में इंडिया ने अपना मेजर रोल प्ले किया है किसी ना किसी तरीके से, कहीं डायरेक्टली कहीं इनडायरेक्टली इंडिया हमेशा इन्वॉल्व रहा है। मतलब आप ये देखोगे इवन इंडिया यूनाइटेड नेशन के ना पीस कीपिंग जो ऑपरेशंस होते हैं, इंडिया की जो फोर्स है उसमें भी इन्वॉल्व होती है। समझ रहे हो बात को? तो आप ये कह सकते हो कि इंडिया जहां जहां कंट्रीब्यूट कर सकता है ना अपना, इंडिया शुरू से देता है कंट्रीब्यूशन, और इन दिनों तो उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट जो सिनेरियो कंटेम्पररी टाइम है उसकी बात करिए। ठीक है, और ये बात सही है, वसुदेव कुटुंबकम की बात होती है यहाँ पर। मतलब पूरे के पूरे वर्ल्ड को, मतलब जो पूरा संसार है आप उसको एक फैमिली मान के चल रहे हो। मतलब हम अपना तेरी वाला कॉन्सेप्ट खत्म कर कि हाँ यार हम सबको बचाना है, हम सबका भला सोचना है, ये वो वाली बात है। ठीक है, इसमें क्या है, द आइडिया ऑफ अ शेयर डेस्टिनी हैज इंक्रेज्ड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द डेवलपमेंट गोल बोथ MDG एंड SDG। ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, विद इन द यूनाइटेड नेशन। ये देखो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये MDG और SDG, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। हिंदी में बोल देते हैं इसको, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को बोलेंगे सह शताब्दी विकास लक्ष्य, और ये होगा SDG होगा जो आपके सस्टेनेबल है ना, मतलब सतत विकास लक्ष्य। ठीक है, सो उनकी बात हो रही है कि इसको भी पूरा का पूरा वर्ल्ड, ऐसा नहीं है कि खाली 4 कंट्री मिलकर इन गोल को पूरा करना चाहती है ना, मतलब इसको पूरा वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर पूरा का पूरा वर्ल्ड जितनी भी कंट्री है हर कोई इन गोल्स को पूरा करना चाहते हैं। क्योंकि ये गोल ही ऐसे हैं कि भाई देखो इसमें गरीबी की बात हो रही है, इसमें पानी की बात हो रही है, साफ पानी की, ठीक है, एजुकेशन की बात हो रही है, तो इसमें जो हेल्थ फैसिलिटीज है उनकी बात हो रही है, तो इनमें मतलब हर उस जरूरत की बेसिक चीजों की बात हो रही है जो हम सबके लिए बची रहनी चाहिए। हम तो यूज कर लें, आगे वाली पीढ़ी के लिए भी बचा दें, नेक्स्ट जनरेशन के लिए, राइट। तो ये ऐसी चीजें हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि इनको प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है। और ये प्रोत्साहन तभी मिलेगा जब आप और मैं मिलकर हम इसे अपना समझकर इस चीज को, अब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मैं सोचूं भाई मेरी कंट्री में जितना डीजल है जितना पेट्रोल है मैं यूज कर लूं, मुझे क्या मतलब, भाड़ में अंदर दूसरों को, नहीं भाई पूरे संसार में ही बड़ा लिमिटेड है, तो फिर लिमिटेड यूज करते हैं ना सब मिलकर, आप भी करो हम भी करें सब करें, जिससे कि नेक्स्ट जनरेशन को भी बेनिफिट हो जाए, राइट। नेक्स्ट है इंडिया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। देखो आपको पता है डेमोक्रेसी 2 तरीके की होती है, एक प्रेसिडेंशियल होती है, एक पार्लियामेंट्री होती है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बोल देते हैं संसदीय लोकतंत्र, राइट। यहाँ पर क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर है, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ पावर बटी हुई है, और ये सबको पता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, मतलब कि हमारे यहाँ संसदीय लोकतंत्र है जहां पर शक्तियों का पृथकीकरण है, मतलब बंटवारा है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और आपका एक और होगा ना, कार्यपालिका, न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव को क्या बोलेंगे इसको, एक सेकेंड, विधायिका बोल देंगे ना, हाँ ठीक है, सो विधायिका। तो इन चीजों का इनमें पावर्स का आपका बंटवारा है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि ये बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं आपकी विदेश नीति का निर्माण करने में भी, और जो भी डिसीजन लिए गए हैं उनका इंप्लीमेंट करने में भी। और इंप्लीमेंटेशन का जो दायित्व है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है इंप्लीमेंटेशन की, वो है आपकी एग्जीक्यूटिव की। तो कार्यपालिका उन पूरे जो भी दायित्व है उनका क्रियान्वयन कराती है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, मिनिस्टर सच एज द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग फॉरेन पॉलिसी। बहुत जर्नल क्वेश्चन है, अगर पूछ लिया जाए कि फॉरेन पॉलिसी बनाता कौन है, किस किस का हाथ होता है, या फिर कौन कौन मेजर उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। सो ये जो आपके नाम है ना, ये सारे, ये सब के सब इसमें बहुत ज्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, एक चीज और है कि ये जो टास्क है फॉरेन पॉलिसी का, ठीक है, बन गई, इंप्लीमेंट कौन कराएगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई जो भी आपने विदेश नीति में, जो भी आपने अपनी पॉलिसी को अपनाया है ना, जो भी आपने डिसीजन लिए हैं, जो भी आपने समझौते किए, अग्रीमेंट्स किए, वो सब आप लागू कराओगे अपनी कंट्री में। तो किसी की तो जिम्मेदारी होगी उसको लागू कराने की, तो किसकी है, एक्सटर्नल अफेयर की। हिंदी वाले एक बार देख लें, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ठीक है, और अन्य मंत्रालय जो होते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, जो विदेश नीति है ना भारत की, उसको बनवाने के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। इसमें वित्त विभाग भी आ जाता है आपका, जिसको फाइनेंस मिनिस्ट्री बोल देते हैं। ठीक है, और लागू कौन कराता है, क्रियान्वयन कौन कराता है इसका, कार्यान्वयन, सॉरी, विदेश नीति है ना, जो भी विदेश नीति का, तो वो कौन कराता है, विदेश मंत्रालय। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। डिस्पाइट बीइंग लेस प्रोमिनेंट एज द एजेंडा इशू, और जो आपका इंटरेस्ट है इंडियन पीपल का, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो ये कह रहे हैं कि एजेंडा मुद्दों के रूप में ना कम प्रमुख होना और भारतीय लोगों के हित में होने के बावजूद भी क्या होता है, आपका जो विदेश नीति है उनका राजनीतिक दलों के बीच में एक अच्छा खासा संघर्ष चल रहा होता है। मतलब अगर देखा जाए नॉर्मली तो ये आपका काफी कॉन्फ्लिक्टेड होती है। मतलब जो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, देखो दैट इज ट्रू कि अपोजिशन, देखो पॉलिटिकल पार्टीज में क्या होता है, एक रूलिंग होती है, अपोजिशन होती है। जो अपोजिशन होती है वो हमेशा रूलिंग को काटेंगी ही। तो ऐसा ही होगा कि वो बात करेंगी कि हाँ भाई आप इंटरेस्ट ऑफ इंडियन पीपल का ध्यान रखो, ऐसे ऐसे एजेंडास को क्रिएट करो कि आपकी फॉरेन पॉलिसी इन सारी चीजों पर
काम करे, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि भाई कोई पार्टी किसी और डायमेंशन में सोच रही है, कोई पार्टी किसी और डायमेंशन में सोच रही है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है, फॉर इंस्टेंस प्राइम मिनिस्टर नेहरू रिस्पॉन्स टू चाइना इन पर्टिकुलर इन हिज मैनेजमेंट ऑफ द इंडिया चाइना वॉर 1962, ठीक है। मतलब एक ये वाला टाइम पीरियड है जो आपको बताया क्या कि 1962 का जो वॉर का टाइम पीरियड था नेहरू के टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पर हर पार्टी का मतलब अपना अपना व्यू था। इसके अलावा आप इंदिरा गांधी का चले जाओ, इंदिरा गांधी का मैनेजमेंट देख लो 1971 का जो क्राइसिस है ईस्ट पाकिस्तान का, क्योंकि हमें पता है किस तरीके से उन्होंने वो पूरा डील किया था और किस तरीके से बांग्लादेश को लिबरेट करा दिया था 1971 में, ठीक है। इसके अलावा मनमोहन सिंह देख लो कि किस तरीके से उनकी गवर्नमेंट ने हैंडल किया यूएस और इंडिया की न्यूक्लियर डील को। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको पता चलेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि भारतीय लोगों का हित होने के बावजूद भी जो आपके राजनीतिक दल है उनके बीच में ना काफी अच्छा खासा संघर्ष दिखता है और वो काफी पहले से चलता आ रहा होता है, समझ रहे हो। तो इसके ये सारे एग्जाम्पल हैं, वही मतलब हिंदी में भी सेम ही है। प्रधानमंत्री जो आपके नेहरू हैं वो चीन के प्रति जो भी प्रतिक्रिया दी, ठीक है, 1962 की वॉर में, फिर पूर्वी पाकिस्तान 1971 वाला इंदिरा गांधी का टाइम, अमेरिका भारत परमाणु समझौते की बात हुई मनमोहन सिंह के टाइम पर, ठीक है। आज के टाइम पे अगर देखो, टुडे बोथ इंस्टीट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट एंड एक्टर इन्वॉल्व्ड इन फॉरेन पॉलिसी मेकिंग हैव बिकम मोर कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स। देखो एक बात तो जान लो कि हमारे जो संस्थागत संदर्भ होते हैं ना, मतलब और जो भी एक्टर्स हैं, मतलब इंस्टीट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट में भी, और जितने भी हमारे एक्टर इन्वॉल्व हैं इसमें पॉलिसी मेकिंग में, ठीक है, और ज्यादा चीजें कॉम्प्लेक्स होती जा रही है और डाइवर्स होती जा रही है, क्योंकि जटिल भी है और विविध भी है। क्योंकि देखो सोच का भी थोड़ा अंतर आ जाता है और आपको जिस तरीके से डील करना है, द वे यू डील, राइट, तो वो चीज भी बड़ी मैटर करती है इसमें, ठीक है। ऑन द वन हैंड एट द डोमेस्टिक लेवल द फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ द कंट्री, अगर आप एक हाथ पे देखो, एक तरफ देखो, एक साइड पर डोमेस्टिक मतलब घरेलू लेवल पर अगर हम देखें तो दार्शनिक आधार हो गया, सांस्कृतिक विचारधारा, ऐतिहासिक विरासत, भू रणनीतिक स्थिति निर्धारण, मतलब ये सारी चीजें बड़ी मैटर करती है। मतलब डोमेस्टिक लेवल पर फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ कंट्री, कल्चर, आइडियोलॉजी, हिस्टोरिकल लीगेसी, जियो स्ट्रैटेजिक पोजीशन, ये सब आपको बहुत मैटर करेंगी। बट आपको ये भी पता है कि इंडिया ऑक्यूपाई करता है अ कोर एंड एसिमेट्रिकल पोजीशन इन साउथ एशियन रीजन, कि पूरा एसिमेट्रिकली आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये बात सही है, ठीक है। अगर टाइम लाइन्स देखोगे, अगर आप डिसीजन मेकिंग की और इम्प्लीमेंटेशन की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, मिनिस्ट्री की, जो भी लॉ मेकर हैं, क्योंकि कानून यही बना रहे हैं बैठ के, ठीक है। इंडिया के जो स्टेट हो गए, यूनियन टेरिटरी हो गए, है ना, उनके लिए नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, पार्टी सिस्टम की बात हो गई, सेंटर स्टेट रिलेशन हो गए, इंडिया डायस्पोरा समझते हो ना, जो भी आपके अदर कंट्री में, फॉरेन कंट्री में जो भी आपके इंडियंस रहते हैं उनकी बात हो गई। पब्लिक ओपिनियन, जनता का भाई जो ओपिनियन है बड़ा मैटर करता है, समझ रहे हो। इसके अलावा आपका जनता की राय, है ना, द न्यू मीडिया, जो भी आपकी नई मीडिया है, जिस तरीके से सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अकेडमिशियन, सिविल सोसाइटी, थिंक टैंक, रिसर्च, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, प्राइवेट प्लेयर्स, ये सारी की सारी चीजें। प्राइवेट प्लेयर में आपके ट्रेड यूनियन हो गए, इंटरेस्ट ग्रुप हो गए, बिजनेस एंड कम्युनिटी क्लासेस हो गई, ये सारी की सारी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब अगर आप ये देखो ना, निर्णय लेने की बात आ रही है तो किस किस के लिए आप समय दो पूरा का पूरा, है ना। तो वो यही कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं जो कानून का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, भारत के जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी बात हो रही है। राजनीतिक प्रणाली की प्रकृति कैसी है, भारतीय अर्थव्यवस्था की, ठीक है, मतलब राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था दोनों काउंट हो गई। इसके अलावा आप किसकी बात कर रहे हो, पार्टी प्रणाली की प्रकृति, केंद्र और राज्य के संबंध, क्योंकि इनके संबंध भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अगर इनके संबंध अच्छे नहीं है तो भी दिक्कत होगी आपको विदेश नीति का निर्माण करने में। भारत के जो प्रवासी हैं, जो बाहर रह रहे हैं, इंडिया के ही लोग हैं पर बाहर जाके रह रहे हैं, चाहे पढ़ने के लिए रह रहे हो चाहे नौकरी के लिए रह रहे हो, ठीक है। जनता की राय बहुत मैटर करती है। समाचार मीडिया, शिक्षाविद हो गए आपके, ठीक है, नागरिक समाज हो गया, थिंक टैंक हो गए, जो भी आपकी पॉलिसी वगैरह का निर्माण करते हैं, पूरा एनालाइज करते हैं। अनुसंधान, जो भी रिसर्च वगैरह हो गई, है ना, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास, निजी खिलाड़ी, ट्रेड यूनियन, हित समूह और व्यवसाय समुदाय, ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं आपकी विदेश नीति का निर्माण करने में। ऑन दी अदर हैंड एक्सटर्नल फैक्टर, अब देखो ये सारे तो आपके इंटरनल थे, मतलब अंदर के घरेलू डोमेस्टिक। अगर आप एक्सटर्नल में भी देखोगे तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या क्या मैटर करता है, ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जो जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे ह्यूमन राइट्स की हो, ठीक है, या फिर आपकी नॉर्मल किस चीज की हो, आप मतलब नॉर्मल आप देखोगे ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनाइटेड नेशन वगैरह हो, जो बहुत सारे डायमेंशन पर वर्क करती हैं, ठीक है। स्टेट हो गए अलग अलग आपके, एनजीओ हो गए, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, डिप्लोमेसी, है ना, ये सब के सब बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। मतलब अंतर्राष्ट्रीय संगठन, राज्य गैर सरकारी संगठन, क्षेत्रीय संगठन, कूटनीति, ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव और प्रिंसिपल, उद्देश्य और सिद्धांत की बात की जाए, है ना, तो कुछ कुछ आपके ना की ऑब्जेक्टिव है।
फॉरेन पॉलिसी के, है ना, कि क्या क्या आपके उद्देश्य हैं, क्या क्या आपके सिद्धांत हैं जो आप फॉलो करते हो। सबसे पहली बात ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, देखो कुछ चीजें रिपीट भी हो रही होंगी और वो होंगी भी, क्योंकि आपको अपनी बात रखने के लिए, समझाने के लिए, या फिर चीजें आपस में इंटर रिलेटेड भी तो हैं, इंटरलिंक भी तो हैं, तो वो जरूरी है। तो इसलिए उस चीज को लेकर परेशान मत होना। और अच्छी बात है कि चीजें आपको बार बार पढ़ के रिवाइज भी हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा आपको अपना आंसर कैसे फ्रेम करना है, राइट। तो फॉरेन पॉलिसी में हर जगह ये चीज तो लिख के ही आओगे कि सबसे पहले आपको अपना नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करना है, ठीक है। प्रिंसिपल में क्या क्या है, दैट अ कंट्री अडॉप्ट इन इट्स फॉरेन पॉलिसी मेकिंग टू अचीव द ऑब्जेक्टिव एंड गोल नेशनल इंटरेस्ट, मतलब वो ये कह रहे हैं राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाना है आपको, ठीक है। और सिद्धांत वो साधन है जिसका आप अपने विदेश नीति निर्माण में उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाते हो। समझ रहे हो कि वो पूरे के पूरे वो उद्देश्य जो आप अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए यूज कर रहे हो, वो सब इसका पार्ट है। इवोल्यूशन आप देखोगे ना इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का, तो भाई अलग अलग फेजेस में, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में। तो बेसिकली हम 3 फेजेस की बात करते हैं, जिसमें आपके सुमित गांगुली हैं, ठीक है, उन्होंने इसके ऊपर काफी रिसर्च किया है। तो वो बताते हैं इन इंडिया फॉरेन पॉलिसी रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट 2012 सुमित गांगुली ने आउटलाइन की इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एक असेसमेंट के थ्रू, है ना। और उन्होंने उसमें क्या क्या बताया वो देखेंगे इसमें, मतलब मूल्यांकन करेंगे इसका, पर्सनल, नेशनल, सिस्टमैटिक फैक्टर सब उन्होंने बताए, तो वो सब एक बार देखेंगे ब्रीफली। अगर हिंदी वाले स्टूडेंट है तो इसको थोड़ा सा ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा मार्क कर लेना, क्योंकि ये चीज़ ना आप अपने आंसर में लिख के आ सकते हो। सुमित गांगुली का नाम, उनकी ये जो आपकी प्रोजेक्ट है इसके बारे में, ठीक है, भारत की विदेश नीति पूर्वव्यापी और संभावना 2012। सुमित गांगुली ने व्यक्तिगत, राष्ट्रीय और प्रणालीगत कारकों का मूल्यांकन करा है, ठीक है। अब देखो कौन कौन से वो 3 चरण है, 3 फेज हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, पहला फेज, दूसरा, तीसरा। पहला जो है 1947 से 62। 62 क्यों है, क्योंकि चाइना वॉर है 62 में, समझ गए। 62 से 1991, देखो 1991 में 2 चीजें हैं, एक तो आपका यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपका क्या हो गया, एलपीजी रिफॉर्म हो गए 1991 में, ठीक है। तो थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा थर्ड वाला आप देखोगे तो 1991 से आपका क्या है, आपका मतलब, क्योंकि ये सारी चीजें इफेक्ट होती है ना आपकी फॉरेन पॉलिसी को, इसलिए इन चीजों को थोड़ा सा मैं बता रही हूँ। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है, यूपीए की बात हो रही है, तो यूपीए 1 की जो गवर्नमेंट है उसके आगे का चल रहा है। हालांकि 4th फेज ना आज के कंटेम्प्रेरी टाइम को बोल देते हैं, जो एनडीए वाला है ना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है, बीजेपी के लिए बोलते हैं इसको, तो उसके लिए यूज किया जाता है। पर मेजरली सुमित गांगुली ने जो 3 बताए हैं, अपन अभी उनकी बात करते हैं, ठीक है। सो हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए सेम है ये, तो आप इसको एक बार रीड आउट कर लेना, क्योंकि बस चरण चरण है और बात सारी सेम है, ठीक है। नोट्स जो बना रहे हो ना, प्लीज इन चीजों को थोड़ा सा मेंशन कर लेना जो मैंने बताई है, ठीक है। फर्स्ट फेज अंडर द आर्किटेक्चरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नेहरू। देखो पहले फेज में सीधी सी बात है नेहरू थे, तो गांगुली कहते हैं कि ये पूरा आइडियलिस्टिक फेज था इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए, मतलब पूरा आदर्शवादी चरण था, क्योंकि मतलब नेहरू को बहुत लगता था ना कि चाइना ऐसा नहीं करेगा, चाइना बहुत अच्छा रहेगा, ये वो, बट अल्टीमेटली चीजें बड़ी गड़बड़ रही, तो ये आदर्शवादी चरण था। सेकंड फेज अगर आप देखोगे पोस्ट इंडिया चाइना वॉर के बाद चीजें शिफ्ट हुई, आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो शिफ्ट होती है वाइल कंटिन्यूइंग विद द अर्ली एरा ऑफ आइडियलिज्म। मतलब वो ये कह रहे हैं कि आप आदर्शवाद के प्रारंभिक युग को जारी तो रख रहे हो, पर साथ साथ आप क्या कर रहे हो, स्व सहायता मुद्रा की ओर भी ध्यान दे रहे हो। मतलब आप ये कोशिश कर रहे हो सेल्फ हेल्प पोस्चरिंग, मतलब आपको दूसरों की मदद नहीं, अब आपको खुद के दम पर चीजें करनी है, राइट। थर्ड में क्या है, थर्ड पे इसमें आपको पता है कोल्ड वॉर का एंड हुआ, यही यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन 1991। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो मोर प्रैग्मेटिक हो गई, क्योंकि अब आपको पता लग गया कि अब आपको क्या करना है, बेसिक अजम्पशन है कि डॉक्ट्रिन ऑफ रियलिज्म को फॉलो करना है। कहने का मतलब शीत युद्ध की समाप्ति हुई, जैसे ही शीत युद्ध की समाप्ति हुई तो आपकी भारत की जो विदेश नीति है वो यथार्थवाद के सिद्धांत की तरफ जुड़ गई, क्योंकि यथार्थवाद का सिद्धांत यही है ना कि खुद को थोड़ा सा पावरफुल बनाना, और साथ साथ क्या कि मतलब आप पूरा प्योर रियलिज्म की बात नहीं हो रही कि पूरा ही, पर चलो ठीक है भाई पूरी पावर की बात हो रही है, जो भी है वो कह रहे हैं लिमिटेड तरीके से, पर अधिक व्यवहारवादी, मतलब व्यवहारिक हो गई है, मतलब प्रैक्टिकल हो गई है ना, उतनी आइडियलिस्टिक नहीं है। कंटेम्प्ररी टाइम को 4th फेज बोल देते हैं, जो मैंने आपको बताया। इनका मतलब इंडिया हैज टू फोकस, मतलब नॉट ओनली फोकस ऑन प्रिंसिपल ऑफ रियलिज्म, मतलब इसमें क्या वो कह रहे हैं ओनली रियलिज्म पर फोकस नहीं करना, हमें कंस्ट्रक्टिविज्म पर भी फोकस करना है ना, रचनावाद पर भी, कि जिससे हम क्या करें कि भाई अपने जो दृष्टिकोण है उनको भी बढ़ाएं। अब बात होती है नॉन अलाइनमेंट की, नॉन अलाइनमेंट एंड बियॉन्ड कॉन्सेप्ट पॉलिसी एंड रेलिवेंस, गुट निरपेक्षता और परे, मतलब गुट निरपेक्षता और इससे परे की बात हो रही है, अवधारणा, नीति और प्रासंगिकता। अब देखो इसमें क्या क्या होगा, सबसे मेजर बात आपको बताया, आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, उसके बाद कोल्ड वॉर शुरू हुआ, कोल्ड वॉर भी एंड हुआ, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ 1991 के मतलब उसकी बात है ये कि यूएसएसआर आपका खत्म हो गया, अब आपका जो पूरा वर्ल्ड है वो एक हो गया, मतलब यूनिपोलर हो गया, ठीक है। बट उससे पहले की बात करें तो देखो आपका जो पूरा वर्ल्ड था ना, मतलब बिफोर
कोल्ड वॉर एंड, आपको पता है कि आपका जो वर्ल्ड है वो पूरा का पूरा दो उसमें बटा हुआ था, ठीक है। मतलब यहाँ है आपका यूएसए और यहाँ है आपका यूएसएसआर, ठीक है भाई, दोनों के ही मिलिट्री ब्लॉक थे, ठीक है। यूएसएसआर का क्या था, वॉर्सो पैक्ट था, ठीक है। ये सारी चीजें ना वैसे आप पढ़ के आ चुके हो उसमें, मतलब 12th में, बट हल्का सा बता देती हूँ कि आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है। नेटो था इसका। तो अब देखो पूरे वर्ल्ड के पास दो ऑप्शन थे, या तो कोई नेटो ज्वाइन कर ले, कोई वॉर्सो पैक्ट ज्वाइन कर ले, ठीक है, कि आपको किसी ना किसी एक सुपर पावर को ज्वाइन करना ही पड़ेगा, ठीक है। बट हुआ क्या, इंडिया ने क्या कहा, भैया हम तो डिस्टेंस रखेंगे दोनों ही कैंप से, ना हम इसका पार्ट बन रहे ना हम इसका पार्ट बन रहे। इंडिया ने खुद को बिल्कुल अलग रखा। रीजन क्या था, क्योंकि इंडिया ड्रीम रखता था पीसफुल वर्ल्ड का, वो एडवोकेट करता था पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, मतलब गुट निरपेक्षता की नीति की वकालत की थी उसने, और उसने कहा था पूरा विश्व में शांति बनी रहे, क्योंकि कोल्ड वॉर की वजह से कोई शांति तो स्थापित हो नहीं रही थी। तो उन्होंने कहा कि भैया ना तो हम यूएसए के साथ है ना हम यूएसएसआर के साथ है, हम बिल्कुल अलग रहेंगे। रीजन एक ये भी था इसके पीछे, क्योंकि भाई देखो अभी तो हम आजाद हुए हैं, अगर हम अभी आजाद हुए हैं और अभी हमने कोई गुट ज्वाइन कर लिया, कोई भी ब्लॉक ज्वाइन कर लिया, तो फिर तो हम वापस तुम्हारे अंडर चले जाएंगे, तो फिर हम किसी के डोमिनेशन में आ जाएंगे, फिर क्या बात की इंडिपेंडेंस मिली है हमें, राइट। तो हमें उसके साथ खेलना ही नहीं था बिल्कुल भी। तो इस चीज की बात हुई। इसके अलावा इंडिया वांटेड टू कीप अवे फ्रॉम द मिलिट्री अलायंस, वही इंडिया खुद को मिलिट्री अलायंस से बिल्कुल अलग रखना चाहती थी, क्योंकि वो एक दूसरे के खिलाफ थे, ठीक है। दूसरी बात क्या है, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर यूएस ने, वही जो मैंने आपको बताया, नेटो और इन्होंने वॉर्सो पैक्ट को ज्वाइन किया था, ठीक है, और इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट की बात की थी। बात तो मैंने आपको यहाँ समझाई थी पूरी, ठीक है। नेक्स्ट आपका नॉन अलाइनमेंट का वो है आपका क्या, लोगो है, ठीक है, तो एटलीस्ट आप फेमिलियर होने चाहिए, इसलिए दिखाया। इसके अलावा वाइल इंडिया वॉज ट्राइंग टू कन्विंस, एक बात और है, इंडिया ने, देखो इंडिया को ना इनिशिएटिव जाता है कि इंडिया ने इसकी पहल की थी। इसके अलावा 5 कंट्री थी इंडिया को मिलाकर जिन्होंने इसको पूरा फाउंड किया था, मतलब इसके फाउंडिंग वो थे, मतलब जो भी आपके लीडर्स हैं। बट मेजर बात क्या है कि जो भी न्यूली अदर जो डेवलपिंग कंट्री थी ना, इंडिया कोशिश कर रहा था उन सबको भी मनाने का कि भैया आप क्या कर लो, आप नॉन अलाइनमेंट ज्वाइन कर लो, ठीक है। मजे की बात क्या है, पाकिस्तान, वैसे तो आप जहां जहां जाओगे ना आपके पीछे पीछे आ जाएगा। वैसे मुझे फुटप्रिंट्स बनाने नहीं आते, पर बना के देख लेती हूँ। जहां जहां आप जाओगे ना वहां वहां ये पीछे पीछे आ जाएगा। हालांकि बहुत बेकार पैर बने हैं, पर तुम समझ जाओ, ठीक है, कि ये आपको फॉलो करते करते आ जाएगा जैसे जैसे आप जाओगे। बट इस चीज में इंडिया को फॉलो नहीं किया इसने, देखा जाए तो। देखो एनपीटी पे साइन नहीं किया इसने, सीटीबीटी पे साइन नहीं किया, क्योंकि इंडिया ने भी नहीं किया था, क्योंकि इसको लगा कि इंडिया ने कह दिया था ना एनपीटी और सीटीबीटी कि भाई वो न्यूक्लियर पॉलिसी से रिलेटेड थी कि न्यूक्लियर आप टेस्ट नहीं कर सकते। इंडिया ने कहा तो डिस्क्रिमिनेटरी है, ऐसे कैसे आप रोक लोगे। तो पाकिस्तान ने भी कह दिया फटाक से। पर इस चीज में पाकिस्तान ने हमारी होल्ड नहीं की, हमारी कॉपी नहीं की, इसने नॉन अलाइनमेंट ज्वाइन नहीं किया इसने यूएस का मिलिट्री अलायंस, यूएस का मिलिट्री अलायंस क्या था, अभी हमने पीछे देखा था नेटो, इसने वो ज्वाइन कर लिया। अब इंडिया ने तो नॉन अलाइनमेंट ज्वाइन किया था, यूएसए हैप्पी नहीं था हमारे साथ, क्योंकि मतलब वो ही चाहता था कि इंडिया ज्वाइन करे हमें। तो इस चीज के लिए थोड़ा बहुत इंडिया पे सैंक्शन भी लगे थे, हालांकि बाद में चीजें ठीक हो गई थी, ठीक है। इसके अलावा क्या, वही ये वो वाली बात है कि इंडिया ने भाई बड़ी मुश्किल से बहुत एफर्ट्स डाल के ना खुद को भी बचाया था, मतलब पूरा फ्रीडम स्ट्रगल किया था। और इसके अलावा उसने इंडोनेशिया को भी फ्री कराया था डच कॉलोनी से, ठीक है। और मतलब ऐसे बहुत सारे वो रहे थे जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था कि वो जो नई नई कंट्री है उनको आज़ाद करा पाए, जो भी कॉलोनी है उनसे। इसके अलावा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1949 उसको भी इंडिया ने मतलब किया अटेंड, जिसमें बात हो रही थी कि उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल की बात करी कि हाँ भैया फ्रीडम स्ट्रगल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इंडिया ना स्टॉन्च सपोर्टर था, मतलब बहुत ज़्यादा रिजिडली, बहुत कट्टर समर्थक था इंडिया डीकॉलोनाइजेशन प्रोसेस के। मतलब वो ये कहता था कि ये जो भारत, मतलब ये जो उपनिवेशवाद है ना उससे मुक्ति होनी चाहिए। मतलब भारत ही चाहता था, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा फेस किया था, है ना, तो उसको पता था कि क्या दुख होता है जब हमारे यहाँ पर कोई कॉलोनी आके स्टैब्लिश हो जाती है, और कैसे कैसे वो ब्रिटिश वाला पूरा एरा हमने झेला है। तो इंडिया इस चीज़ का स्टॉन्च सपोर्टर था, मतलब कट्टर समर्थक था कि भैया हटाओ इनको, भगाओ यहाँ से, ठीक है। और ये रेसिज्म को अपोज करता था, स्पेशली अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका, कि ये जो कलर के नाम पर रंग भेद की नीति है ना, जो पूरा अपार्थाइड था आपका अफ्रीका में, रंग भेद की नीति, उसको पूरा अपोज किया था इंडिया ने, ठीक है। इसके अलावा एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस इंडोनेशिया में हुई थी, ठीक है। इंडोनेशिया की एक सिटी है बैंगडुंग, 1955 में। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, तो प्लीज आप अपने आंसर में इसको राइट डाउन कर लो, मार्क करके ही आओगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, तो प्लीज मिस मत करना इसको, ठीक है। 1955 में इंडोनेशिया का बैंगडुंग शहर में एफ्रो एशियाई सम्मेलन आयोजित हुआ। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखोगे, इसको बैंगडुंग सम्मेलन या फिर बैंगडुंग कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर बाय चांस, मतलब वैसे तुम लोगों से तो नहीं पूछा जाएगा, बट कभी आप किसी कॉम्पिटेटिव में बैठे हो तो कई बार पूछ लेते हैं बैंगडुंग कॉन्फ्रेंस ऑल्सो नोन एज, तो आपको पता होना चाहिए एफ्रो एशियन ही है। एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस इज ऑल्सो नोन एज बैंगडुंग कॉन्फ्रेंस, मतलब एफ्रो एशियन सम्मेलन को ही बैंगडुंग सम्मेलन भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपके नए न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन है ना, एशिया के और अफ्रीका के, इंडिया चाहता था उनके बीच में क्या हो, अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन हो या फिर यूनिटी बढ़े, ठीक है। तो उसके लिए भी इंडिया ने काफी वर्क किया था।
बैंगडुंग कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था, आपके नाम के एस्टेब्लिशमेंट की बात हुई थी, मतलब बैंगडुंग सम्मेलन के कारण ही नाम की स्थापना हुई थी। और नाम का पहला शिखर सम्मेलन, मतलब जो पहली जो समिट थी नाम की, वो कहाँ हुई थी, बेलग्रेड में, ठीक है। और कब हुई थी, सितंबर 1961 में। और जो नेहरू को फाउंडर माना जाता है नाम का, वैसे 5 लीडर्स थे जिन्होंने मिलकर उसको किया था, पर उनको को फाउंडर माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है नाम से रिलेटेड, 12th में पढ़ के आए हो सारी चीजें, ठीक है। बट स्टिल आई वॉन्ट कि आप अपने आंसर में एग्जैक्टली ये चीजें लिख के आओगे, बहुत ही अच्छा आंसर जाएगा, ठीक है। इसके अलावा द कोलोनियल लीगेसी एट द नेशनल लेवल क्रिएटेड द स्पेस फॉर द वैल्यू ऑफ ऑटोनॉमी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन इन द माइंड्स ऑफ बोथ द इंडियन पीपल एंड द पॉलिसी मेकर। देखो ये बात हकीकत है कि जो कॉलोनियल लीगेसी से हम फेस करके आए थे, तो जो नेशनल लेवल पर हमने अपना जो पूरा का पूरा क्रिएट किया था ना, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर औपनिवेशिक विरासत ने भारतीय लोगों और नीति निर्माताओं के दिमाग में ये बात डाल दी थी कि भैया आपको अपनी ऐसी पॉलिसी बनानी है जो आपको स्वायत्त रखे, ठीक है, मतलब आपको ऑटोनॉमी दे, इसके अलावा सेल्फ डिटर्मिनेशन हो, मतलब आपको अपनी पॉलिसी अपने हिसाब से बनानी है, किसी की थुपी हुई नहीं, किसी को एडवाइस नहीं चाहिए आपको, आप आराम से अपना कर सकते हो। इसके अलावा आपको कोई नॉन इंटरफेरेंस, मतलब कोई तीसरा बंदा आपको सलाह नहीं देगा कि आप ना ऐसा कर लो, ये अच्छा रहेगा आपकी कंट्री के लिए, ना, हमें जरूरत ही नहीं है किसी की भी, हम खुद इतने कैपेबल हैं कि भैया हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट आपका इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, वो इन्फ्लुएंस है किससे, किस बिलीफ से, डेमोक्रेसी, क्योंकि आपको पता है इंडिया वर्ल्ड में बहुत अच्छा डेमोक्रेटिक कंट्री का एग्जांपल सेट करती है आज भी। और आपने जिस 12th में पढ़ी होगी कि डेमोक्रेसी के लिए बोला जाता है इंडिया के लिए कि भाई स्टार्टिंग में बहुत सारी ऐसी कंट्री थी जिनको ऐसा लगता था कि जैसे ही इंडिया ने इंडिपेंडेंस अटेन की कि भाई ये डेमोक्रेटिक नहीं बन सकती क्योंकि ये डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। बट स्टिल हम एक डेमोक्रेटिक नेशन बन पाए, हमने पूरा सक्सेसफुली अपने जनरल इलेक्शन कराए कंडक्ट, ठीक है। एंटी इंपीरियलिज्म, मतलब हम उपनिवेशवाद को विरोध करते हैं, एंटी कॉलोनियलिज्म, साम्राज्यवाद को, ये साम्राज्यवाद हो गया, ठीक है, ये उपनिवेशवाद हो गया, तो इसको हम अपोज करते हैं। पीस, शांति की बात करते हैं। सोवरेनिटी मतलब संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब समझते हो ना, वैसे जानते तो सभी होंगे, बट एक लाइन में डिफाइन कर देती हूँ, जब आप अपने फैसले, अपने डिसीजन लेने के लिए खुद कैपेबल हो, आपको किसी तीसरे बंदे की जरूरत नहीं है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट, इट लेड इंडिया टू आउटलाइन अ यूनिक फॉरेन पॉलिसी पोस्चर ऑफ लुकिंग एट वर्ल्ड पॉलिटिक्स। एक चीज और है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आपका बहुत, मतलब एक कहते हैं ना, आप पूरे के पूरे प्रेरणा स्रोत बन सकते हो अगर आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को बहुत अच्छे से वर्क करो तो। प्रधानमंत्री आपके नेहरू, उनके नेतृत्व में आपकी फॉरेन पॉलिसी बनी थी, हम सबको पता है क्योंकि भाई पहले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो उन्होंने पूरा थर्ड वर्ल्ड पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए नॉन अलाइनमेंट को क्रिएट किया था, और जो कि बहुत जरूरी भी था उस टाइम के हिसाब से, ठीक है। इसके अलावा ये जो प्रिंसिपल था नॉन अलाइनमेंट का, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के साथ आपने रिलेशन स्टैब्लिश करने शुरू किए, क्योंकि आपका मन था कि आप एफ्रो और जो एशिया, अफ्रीका और एशिया की जो कंट्री हैं जितने भी न्यूली इंडिपेंडेंट हुई हैं, आप सबके साथ एक यूनिटी मेंटेन कर पाओ, है ना। तो आप पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरल इंटरेस्ट के साथ वर्क करोगे, है ना, मतलब विश्व मंच पर आप राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को आगे बढ़ाने की बात करोगे। नेक्स्ट आपका 2 फैक्टर अकॉर्डिंग टू गांगुली। गांगुली ने 2 फैक्टर की बात करी कि इंडिया ने क्यों नॉन अलाइनमेंट को अडॉप्ट किया होगा। पहला तो यही कि नेहरू का कंसर्न था, मतलब उनकी चिंता थी किस चीज के बारे में, डिफेंस स्पेंडिंग के बारे में, ठीक है, कि उनको पता था कि भाई रक्षा के खर्चे की बात थी। दूसरा क्या था, सेकंड, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इंडिया की जो स्वतंत्रता है, जो भी हमने आजादी अटेन की है इतनी मुश्किल के साथ, ठीक है, हम उसको किसी सुपर पावर के हाथों में दे दें। तो नेहरू बिल्कुल नहीं चाहते थे भारत की स्वतंत्रता के साथ समझौता करना, तो ये चीज बहुत जरूरी थी और बहुत अच्छी बात थी, ठीक है। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन द फर्स्ट फेज। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन फर्स्ट फेज, अगर आप प्रथम चरण की बात करोगे ना, तो भारत में क्या क्या विशेषताएं थी। देखो सबसे बड़ी बात, एंड डीकोलोनाइजेशन थ्रू नाम, क्योंकि आपने नाम को ज्वाइन किया तो वो पूरा का पूरा आपका डीकोलोनाइजेशन खत्म हो गया, ठीक है। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी, उनको पता था कि भाई शुरुआत में हमें लिमिटेड डिफेंस पे स्पेंड करना है, ठीक है। वो बात अलग है कि बाद में आपको रियलाइज हो गया था फर्स्ट फेज के बाद, है ना, उसके बारे में भी जानेंगे। तो फर्स्ट फेज में तो यही था कि भाई हमें बड़ा लिमिटेड क्या करना है, नाम ज्वाइन कर लिया, ठीक है, लिमिटेड डिफेंस पे स्पेंड करेंगे, मतलब जो भी आपका सैन्य खर्चा है ना, उस पर थोड़ा सा सीमा, मतलब लिमिटेड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, इंडिया एंगेजमेंट विद मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन, इन पर्टिकुलर इट्स रोल इन द यूनाइटेड नेशन एंड पीस ऑपरेशंस। मैंने बताया था ना अभी आपको थोड़ी देर पहले कि इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है काफी सारे पीस कीपिंग ऑपरेशंस में यूनाइटेड नेशन के साथ। तो बहुत जरूरी है कि बहुपक्षीय संस्थानों के साथ भारत की भागीदारी, ठीक है, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र और उसके शांति अभियानों में इसकी भूमिका, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज तो आपको दिखाती है कि आप किस तरीके से अपने आप से मतलब ना रखकर पूरे संसार में मतलब पीस लाने की बात करते हो, सबके डेवलपमेंट की बात करते हो, तो ये आपकी एक अच्छी इमेज बिल्ड करती है, ठीक है, और आपको कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज्यादा ना एक वैल्यूएबल बनाती है, ठीक है। इंडिया की जो लीडरशिप है, रोल इन नाम
ठीक है। इसके अलावा डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस मैनिफेस्टेड इंटरनेट ग्लोबल रीजनल एंड नेशनल लेवल। देखो भारत ने जो भी अपनी भूमिका निभाई है ना उपनिवेशीकरण प्रक्रिया में, जैसे अभी आपने पढ़ा था इंडोनेशिया वाला, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां आप देखोगे कि भारत ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। जैसे साउथ अफ्रीका देखोगे तो भारत की भूमिका वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर काफी अच्छे से प्रकट हुई है। दूसरा चरण अगर आप देखोगे सेकंड फेज, तो ये किसका आता है आपका, देखो सेकंड फेज में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सेकंड फेज आपका है क्या, 62 से 91 का ही तो फेज है, ठीक है। तो 66 में ताशकंद एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। इसके अलावा और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज हुई, इंदिरा गांधी ने फर्स्ट आपका न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कराया 74 में, ठीक है। दूसरा कब हुआ आप कमेंट्स में बताएंगे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके अलावा इंडो सोवियत ट्रीटी, फ्रेंडशिप ट्रीटी भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। इंडो मतलब इंडिया से रिलेटेड है ना, इंडोनेशिया नहीं, ये तुमने 12th में पढ़ा होगा, भूल गए हो तो वापस इसीलिए बता रही हो, ठीक है। तो आपकी 1971 की भारत और सोवियत की जो मैत्री संधि बोल देते हैं इसको, ठीक है, वो हो गई इसमें। इसके अलावा न्यूक्लियर टेस्ट जो था वो फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि देखो सबको ये लगता था कि जो यूनाइटेड नेशन की 5 परमानेंट मेंबर है ना उनके पास ही होनी चाहिए बस ये न्यूक्लियर पावर, जबकि चाइना ने कर लिया था टेस्ट, ठीक है। तो जब चाइना ने टेस्ट कर लिया तो हमें समझ में आ गया कि भाई अगर हमारे नेबर के पास है ना तो अब हमें हमारे लिए जरूरत है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं करोगे तो दैट मीन्स कि फिर कल को आपके ऊपर अटैक हो सकता है, फिर आपको डराया धमकाया जा सकता है। तो अपनी सेफ्टी पर्पस के लिए हमने इसको किया, ठीक है। तभी तो हमने वो वाली पॉलिसी यूज की, नो फर्स्ट यूज वाली, ठीक है। इसके अलावा इंडिया हमेशा सपोर्ट करता था थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को जो भी नई है, जो तीसरी ये जो विश्व वाली कंट्री है ना, तीसरी दुनिया के देश है, ये वही होते हैं इसमें जिन्होंने ना नई नई स्वतंत्रता अटेन की होती है ना, उनकी बात हो रही है। इसके अलावा उपनिवेशवाद से मुक्ति की दिशा में जो भी आंदोलन है वहां इंडिया ने अपना पूरा पूरा समर्थन दिया कि भाई जहां भी डीकोलोनाइजेशन की बात चल रही है। इसके अलावा इंडिया कुड नॉट इमर्ज एज अ सिग्निफिकेंट पावर एट ग्लोबल लेवल ड्यू टू इट्स फेलियर टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो इतनी सारी चीजें रही, इंडिया का हर जगह कॉपरेशन रहा, सब कुछ रहा, ठीक है, बट फिर भी ये फेल हो गया, ग्लोबल पावर या फिर सिग्निफिकेंट पावर नहीं बन पाया उन दिनों। सेकंड फेज की बात हो रही है, तो क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि हम फेल हो गए थे अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ में। मतलब हम धीरे धीरे अलग अलग सेक्टर्स में ग्रोथ कर रहे थे पर हम इकोनॉमिकली ना उतने ज्यादा बिल्ड नहीं हो पा रहे थे, तो इसकी वजह से कहा जाता है कि इंडिया फेल हो गया था एक तरीके से, खुद को एक इमर्जिंग पावर नहीं दिखा पाया था, ठीक है। इसके अलावा आप लिमिटेशन देखोगे कि हमारे पास लिमिटेशन थी लेवल ऑफ डिप्लोमेसी में, मतलब 91 के बाद हमने अपने डिप्लोमेसी के लेवल्स को चेंज किया एलपीजी रिफॉर्म्स वगैरह को अपनाकर, ठीक है। उससे पहले बड़े लिमिटेड थे तो उसकी वजह से भी अपन को बहुत सफर करना पड़ा। थर्ड फेज में क्या है, रिकॉन्टेक्चुअलाइजिंग नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, मतलब तीसरा चरण गुट निरपेक्षता आंदोलन को पुनः प्रासंगिक बनाना, क्योंकि कई बार बात उठती है कि क्या सही में वाक्य में प्रासंगिक है कि नहीं है, या फिर ये सारी चीजें, तो उसकी बात होती है। तो एक नॉर्मल सी बात उठती है कि थर्ड फेज में बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, क्योंकि देखो एंड हुआ कोल्ड वॉर का, कब हुआ आपका 1991 में हुआ, ठीक है। इंडिया की जो की फॉरेन पॉलिसी है वो क्या है, प्रिंसिपल नॉन अलाइनमेंट का। अब इसके ऊपर क्वेश्चन लग गया कि क्या सही में ये चीज जरूरी है, फिर अब किसके अगेंस्ट होगा, अब किसके विरुद्ध होगा, ठीक है। तो इसके भी बहुत सारे डायमेंशन अगर सोचे जाए तो अगर देखो ग्लोबल फैक्टर, बहुत सारे ऐसे ग्लोबल फैक्टर हैं जहां पर मतलब इंडिया में इम्पैक्ट डाला है इन चीज़ों के ऊपर, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को शिफ्ट करना पड़ा इन सब चीज़ों की वजह से। भारत पर व्यापक प्रभाव डालने वाले विभिन्न कारक जिसकी वजह से हमने अपनी विदेश नीति को शिफ्ट किया या बदला। सोवियत यूनियन का एंड ऑफ कोल्ड वॉर, देखो 1971 में ना हमारी फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी, ठीक है, वो जो हमने पढ़ी थी, ठीक है, इंडो और यूएसएसआर के साथ, समझ गए। उस टाइम पे तो सोवियत यूनियन ही हुआ करता था, ठीक है। तो मतलब ये हो गया, ठीक है। अब बात ये हो गई जब आप यूएसएसआर की बात कर रहे हो, पर अब आपको चेंज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जैसे 1991 हुआ तो बिल्कुल ये खत्म हो गया, तो अब आपको मतलब अपने रिलेशंस को बिल्ड करना पड़ेगा अच्छे से, तो आपको ये सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ी। इसके बाद गल्फ वॉर ऑफ 1991, यहाँ पर फिस्कल क्राइसिस बहुत आया, ठीक है, तो इंडिया को अपनी इकोनॉमिकली मतलब आपको रिफॉर्म करने पड़े अपनी इकोनॉमी में, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और जो आप नोटिस करोगे, जो मैंने अभी आपको बताया, एलपीजी रिफॉर्म्स, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये बहुत ज्यादा जरूरी थे। तो ये जो लाइसेंस कोटास थे ना, मतलब इनको ये जो लाइसेंस राज था, इसमें क्या होता था ना पहले कि आप ना इतनी ओपननेस नहीं थी, आपको कोई भी काम करने के लिए पहले लाइसेंस बनवाना पड़ता था, वो अप्रूवल होता था, फिर आप कोई काम करने के लिए एलिजिबल होते थे। पर जैसे एलपीजी रिफॉर्म्स आए तो फिर वो लाइसेंस वाली चीज थोड़ी सी क्या हो गई, हट गई, मतलब थोड़ा सा उसमें सुधार आ गया, ठीक है। तो ये वाली चीजें आई। इसके अलावा इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं आप वो देखोगे उनकी एंगेजमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मतलब उनके संबंध वेस्टर्न कंट्रीज के साथ है ना, जो भी पश्चिमी देश हैं उनके साथ काफी बढ़ गए हैं। पर्टिकुलरली कोशिश की जाती है यूएसए के साथ हम अपने जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे से मतलब जोड़ के रखें, मेंटेन करके रखें। इसके अलावा देखो हम ना सीमित नहीं हो रहे पर्टिकुलर एक एरिया के लिए कि नहीं हमें तो बस यूएसए और यूएसएसआर से अच्छे रिलेशन रखने या फिर यूएसए और यूके से ही रखने ना,
मतलब हमें ऐसा नहीं है कि भाई हमें ब्रिटेन चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, बस 4 बंदे हमने पकड़ लिए, बस इतना ही बहुत है, नहीं। हमें एक ऐसी पर्सनैलिटी बनना है जिसका रिलेशन हर किसी के साथ हो, समझ रहे हो। तो एक ऐसी कंट्री जो हर जगह मतलब अपने रिलेशंस को बिल्ड कर रही है, तो इसमें साउथ ईस्ट एशिया हो गया आपका, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा देखो लुक ईस्ट की पॉलिसी बनाई गई थी, मतलब कि पूर्व की ओर देखो, कि जो पूर्व की कंट्री हैं, पूर्व के जो देश हैं, हम उनकी तरफ नहीं देखते, पश्चिमी देशों की तरफ ज्यादा देखते हैं। तो बोला गया कि भैया पूर्व की तरफ भी देख लो, वो भी मतलब बहुत जरूरी है हमारे विकसित के लिए, मतलब हमें विकसित करने में काफी मदद करेंगे वो, ठीक है। बट हुआ क्या, इंडिया ने कोशिश की काफ़ी कि हाँ भाई जो लुक ईस्ट है कि वहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह की तरफ ध्यान दिया जाए, वहाँ एक्सपोर्ट के सेंटर वगैरह डेवलप किए जाएं, ठीक है। इसके अलावा इंडिया के जो पॉलिसी मेकर है वो कोशिश करते हैं जो हमारे नेबरिंग स्टेट हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, इनके साथ भी हमारे काफ़ी डिस्प्यूट रहते हैं। इंडिया हमेशा कोशिश करता है कि भैया हमारे अच्छे खासे रिलेशन रहें। वो पता लगा कि चीज़ें गड़बड़ हो ही जाती हैं उन लोगों की साइड से, तो फिर दिक्कत आती है, ठीक है। बट हम अपनी साइड से अच्छी कोशिश ही रखते हैं, ठीक है। एथनो रिलीजियस इंसर्जेंसी वॉज अदर कॉज, मतलब ये हमारे लिए एक अदर कॉज हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमेशा हमारा ये पूरा धर्म के नाम पर चलता है ना पूरा, तो वो उसकी वजह से बड़े रिश्ते गड़बड़ हो जाते हैं, ठीक है। और होता कुछ नहीं है, आम जनता मारी जाती है अल्टीमेटली, ठीक है। ऑल दिस फैक्टर अलॉन्ग विद द सिक्योरिटी थ्रेट फ्रॉम चाइना, सिक्योरिटी थ्रेट मिलता है चाइना को, जैसे कि हमने इसीलिए तो इंडिया ने खुद का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बनाया, क्योंकि आपको पता था कि अगर उसने बना लिया तो कल को आपको थ्रेट मिलेगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि आप खुद को अप्रोच करो कि हाँ भैया हमारे पास भी पावर है, हम भी इंटरनेशनली कह सकते हैं कि भाई हमने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है, कि कल को अगला बंदा डराए ना ये सोचकर कि इनके पास तो हथियार ही नहीं है, तो हम ही शेर बन रहे हैं, है ना। तो वो शेर ना बन पाए कम से कम। कंटेम्प्रेरी फेज में अगर देखो तो व्हाट वी कॉल द फोर्थ फेज, जिसको हम फोर्थ फेज कह रहे हैं, मतलब वो बहुत ज्यादा फोकस उस चीज पे नहीं कर रहे रियलिज्म के प्रिंसिपल पर, वही वो कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म की बात होती है, मतलब शेपिंग इंटरनेशनल नॉर्म, कि जितने भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय मानदंड है उनका प्रयोग किया जाए। इसके अलावा अगर आप देखोगे इन क्रॉसिंग द रूबिकॉन द शेपिंग ऑफ इंडियाज न्यू फॉरेन पॉलिसी, है ना, सी राजा मोहन, इन्होंने 2003 में फोकस किया, ठीक है। तो ये इनका नाम है उसका जिसके बारे में, जिसमें इन्होंने इस चीज़ के बारे में लिखा है, तो थोड़ा सा इसको कॉमा में डालकर लिख के आना, ठीक है, ठीक, जिससे कि थोड़ा आंसर की क्वालिटी इनहेंस हो, ठीक है। इन्होंने फोकस किया एवोल्यूशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा टिल द वॉर ऑफ टेररिज्म बाय postulating the question as to why the Indian foreign policy has made a transition in the post-Cold War era. India's willingness to support the United States war on terrorism. कहने का मतलब ये है कि इन्होंने ये जो राजा मोहन है, इन्होंने शीत युद्ध के बाद के युग के बारे में बात की कि कैसे आतंकवाद के खिलाफ, मतलब हम बात करते हैं जैसे हमारी जो पॉलिसी है, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो उसके खिलाफ है ना आतंकवाद के, तो उसकी बात है कि इसके ऊपर सवाल उठाया जाता है कि भारतीय विदेश नीति क्यों है, मतलब क्या इसका उससे रिलेटेड है, ठीक है। शीत युद्ध के बाद किस तरीके से बदलाव आया हमारी इस नीति में। इसके अलावा आतंकवाद, आपको पता है आतंकवाद पे ना पहले अमेरिका बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता था, जब उसने वो चीज़ मतलब टेररिस्ट अटैक को फेस किया, फिर उस चीज़ के लिए सीरियस हुआ, तो भारत ने भी इस चीज़ की मतलब समर्थन की इच्छा जताई कि हाँ भाई मतलब मैं भी आपके साथ हूँ, क्योंकि मैं भी सेम पॉलिसी से बिलोंग करता हूँ, कि मैं भी नहीं चाहता ये चीज़ें हो, ठीक है। राजा मोहन इज वन ऑफ द व्यू दैट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी बिकम मोर मैच्योर एंड सेल्फ एश्योरिंग इन 21st सेंचुरी। देखो ये वाली बात तो सही है, अभी हमने देखा था सेल्फ हेल्प की बात हो रही थी, ठीक है, मोर मैच्योर की बात हो रही थी। पहले हमारे रिलेटेड बहुत लिमिटेड ही हमारे रिलेशन होते थे दूसरी कंट्रीज के साथ, ठीक है। बट अब ऐसा टाइम आ गया था कि अब बहुत ज्यादा जरूरत थी कि अब बहुत मैच्योरिटी के साथ, जैसे आप देखोगे हमारे मिडिल ईस्ट कंट्री के साथ रिलेशनशिप ना बहुत टफ से हो गए थे एक टाइम में, बट जब से बीजेपी आई तो बीजेपी ने काफी मतलब अपने रिलेशन जो हैं वो स्टैब्लिश करने शुरू किए ऐसी कंट्रीज के साथ भी जिनके साथ हमारे रिलेशन कम है। इसका एक और बेस्ट एग्जाम्पल है, अब तक बात हो रही थी लुक ईस्ट की, है ना, लुक ईस्ट, ठीक है, वो कहते हैं पूर्व की ओर देखो, ठीक है, मतलब जो पहले थे। बट बात क्या हुई, अब बात हुई एक्ट ईस्ट की। वो कहते हैं कि खाली देखने से नहीं होगा, एक्ट करना पड़ेगा, एक्शन में लाना पड़ेगा। और ये कब बात हुई, 2014 में, ठीक है। और ये पीएम मोदी के टाइम पे ही हुई थी ये वाली चीज़ भी, मतलब उन्होंने इस चीज़ को वो किया चेंज कि भैया खाली देखने से नहीं होगा, एक्ट भी करना पड़ेगा, समझ गए। तो शिफ्ट हुआ ना हमारा फॉरेन पॉलिसी में, ठीक है। तो सम डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल रियलिटीज, जब आपने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर और घरेलू लेवल पर आपने बहुत सारी वास्तविकताएं देखी, आपने देखा कि किस तरीके से जो इंडिया की जो पार्टीज हैं उसमें किस तरीके से शिफ्ट आ रहा है। इंडिया की जो पार्टी सिस्टम है फ्रॉम वन पार्टी डोमिनेंस टू एरा ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम, क्योंकि देखो पहले इंडिया का भी आपको हाल पता है कांग्रेस तक लिमिटेड था, पर धीरे धीरे मल्टी पार्टी सिस्टम स्टैब्लिश हुआ, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ हुई, आपको समझ में आया कि भाई किस तरीके से सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा हमारा एक फेज ये भी आया कोalition पॉलिटिक्स, क्योंकि पूरी गठबंधन की राजनीति चली, ठीक है। उसके बाद फिर बीजेपी आई 2014 में, तो वापस से फिर इन्होंने मेजोरिटी प्रूफ करना शुरू किया सिंगल हैंड पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़। इसके अलावा आप धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की, मतलब आर्थिक वैश्वीकरण की, क्योंकि जब तक वैश्वीकरण नहीं होगा ना, ग्लोबलाइजेशन नहीं होगा, तो ये एलपीजी रिफॉर्म वगैरह जैसे इंप्लीमेंट नहीं हो पाएंगे, तो वो सारे का सारा क्रेडिट इसी को जाता है कि आप खुल के अच्छे से अब इन्वेस्ट कर सकते हो,
ठीक है, पूरा लिबरलाइजेशन है, फ्री ट्रेड पॉलिसी है, ओपन डोर पॉलिसी है, ये सारी चीज़ें। फॉल ऑफ सोवियत रिपब्लिक, हमें पता है 1991 में रिपब्लिक घट, मतलब वो सोवियत रिपब्लिक का डिसइंटीग्रेशन हो गया तो काम खत्म। गल्फ क्राइसिस, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं जिससे आपको पता चलता है कि किस तरीके से हम अपनी जो फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कंजर्वेटिव बन के बैठ जाओ कि नहीं भाई हमने तो ये सोचा था, या फिर हमारे जो फर्स्ट पीएम थे वो लिख के गए थे, अपन इसी को फॉलो करेंगे। नहीं, टाइम के हिसाब से आपको चेंज करना है। कहते हैं ना समय के हिसाब से बदलते रहना चाहिए, तो सेम हम अपनी पॉलिसी को भी समय के हिसाब से बदलते रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस इन फॉरेन पॉलिसी 2014 टिल टुडे, अगर हम मतलब 14 से आज के टाइम में अगर देखें, है ना, तो आपको पता है नई डायरेक्शन मिली है पीएम मोदी को, मोदी से हमें, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे कि इसका जो इफेक्ट है ना, नॉट विजिबल इन टर्म ऑफ मैसिव विक्ट्री ऑफ बीजेपी, मतलब वो कहते हैं कि खाली ऐसा नहीं है कि आप विक्ट्री के टर्म में ही देख रहे हो कि हाँ भैया बहुत अच्छी खासी सिंगल पार्टी, मतलब ऐसे सिंगल पार्टी ने खुद को मेच्योरिटी प्रूफ कर दिया और भाई रूलिंग में आ गई कि बिना कोalition की गवर्नमेंट आई काफी लंबे टाइम बाद, है ना। तो ये बात तो सही है, क्रेडिट तो जाता है बीजेपी को कि हाँ भैया जो मोदी है वो मतलब उसका प्रभाव खाली सी चीज पे नहीं है कि 2014 में वो इलेक्शन जीत के, ये अकेले भारी जीत के साथ, वो कहते हैं इसका जो हमें सबसे अच्छा प्रभाव दिखता है ना, वो विदेश नीति में भी दिखता है, पॉलिसी मेकिंग में, कि इनके टाइम पीरियड में जो पॉलिसी मेकिंग इंडिया की हुई और जिस तरीके से इंडिया ने खुद को रिप्रेजेंट किया ना इंटरनेशनल पे, बहुत ही अलग है, मतलब बहुत अलग, कि चीज़ें जितने संभाली हैं, जिस तरीके से हमने खुद को रिप्रेजेंट करना शुरू किया, वो बहुत ही अमेजिंग बात है, ठीक है। तो उस चीज़ का क्रेडिट बहुत ज़्यादा है इस चीज़ को, ठीक है। द की क्वेश्चन बिफोर द न्यू गवर्नमेंट वाज हाउ इंडिया इज गोइंग टू एंगेज विद द अदर कंट्री ऑफ द टर्बुलेंट वर्ल्ड, मतलब नई सरकार के सामने मुख्य सवाल ये है कि इसके साथ कैसे जुड़ेगा शांत विश्व के अन्य देश। मतलब इसमें बेसिकली ये है कि वो सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि जो नई सरकार बनी मतलब 2014 में, उसके सामने चुनौती थी, है ना, कि किस तरीके से वो ऐसे वर्ल्ड में जहां आज भी मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही हैं कि अपना तेरी वाला सिस्टम होता है, कुछ लोग हैं जो कॉमनली इश्यूज पर बात करना चाहते हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी तैयार नहीं है, राइट। तो इसमें इंडिया किस तरीके से मतलब अपने आप को जोड़ पाएगा या एंगेज कर पाएगा दूसरी कंट्रीज के साथ, जबकि वही वाली बातें हर तरीके होते हैं, नेगोशिएट करो, बैठकर बातचीत करो, है ना, द्विपक्षीय वार्ता करो, जहां जरूरत है वहां बहुपक्षीय वार्ता करो और मिलकर काम करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, इंडिया का अगर बैकग्राउंड लेके चले ना हम, जैसे हमने फर्स्ट फेज से हम फोर्थ फेज तक आए, राइट। फोर्थ फेज मतलब कंटेम्प्रेरी लगा ही लो, तो कहने का मतलब है अगर बिल्कुल शुरुआत की बात करें तो देखो पंचशील से शुरुआत हुई और पंचमृत तक हमारा पहुंचने तक का टारगेट है, राइट। तो हम सिर्फ पंचशील को ही आज टारगेट करेंगे, ठीक है। सो ये आपके दोनों लीडर हैं, ये चाइना के हैं आपके, ये नेहरू जी हैं आपके, जिनके बीच में समझौता हुआ था। तो एक बार ये देख लेते हैं, जो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में अगर आप देखोगे तो एंगेजमेंट विद चाइना, मतलब हमें पता है कि इंडिया का जो विजन था ना वो सिर्फ एक ही था कि एशियन सॉलिडेरिटी, मतलब जो नेहरू जी आपके वो सपना देखते थे एशिया को मतलब यूनिफाई करने का, है ना, कि एशिया की कंट्री में बहुत ज्यादा सॉलिडेरिटी होनी चाहिए, कि अच्छा खासा उनके अंदर क्या होना चाहिए, एकजुटता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाली बात थी। तो 1950s में आप देखोगे तो इंडिया और चाइना के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे ना वो काफी अलग अलग थे, मतलब शुरू में हमने काफी उनको रिकॉग्नाइज वगैरह किया था हमने, ठीक है। इसके अलावा हमने उनके साथ एक एग्रीमेंट किया था क्योंकि तिब्बत इशू वगैरह हो गया था हमारा उनके साथ, तो पंचशील एग्रीमेंट 1954 में हुआ, है ना। अब देखो पंचशील एग्रीमेंट में क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो पंचशील एग्रीमेंट हिंदी में भी पंचशील ही बोलते हैं इसको, ठीक है। 5 प्रिंसिपल है ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस के, मतलब पहली बात तो इंडिया और चाइना के बीच में हुआ, ठीक है। 5 सिद्धांत की बात करी, इन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए हम 5 सिद्धांतों को फॉलो करेंगे जिसमें दोनों ही कंट्री मिलकर करेगी, मतलब इंडिया और चाइना मिलकर, ठीक है। सो इसमें क्या क्या था आपका, बेसिकली पहला जो आपका सिद्धांत था म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, मतलब हम एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का भी ध्यान रखेंगे और संप्रभुता का भी, ठीक है। और दूसरा क्या है कि हम मतलब सॉवरेनिटी का ध्यान रखेंगे कि एक दूसरे के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, मतलब वो कह रहे हैं अनाक्रमण, मतलब एक दूसरे के ऊपर एग्रेशन नहीं दिखाएंगे। तीसरा क्या है, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, मतलब एक दूसरे के जो पारस्परिक मतलब जितने भी हमारे आंतरिक मामले हैं उसमें पारस्परिक हस्तक्षेप रखेंगे, मतलब इंटरफेयर नहीं करेंगे। तभी तो ये वाली बात हुई थी ना कि जो तिब्बत इशू था इंडिया ने थोड़ा बोल दिया था तो फिर चाइना को आफत आ गई थी, है ना। तो ये वो वाली चीज थी, उसी के आधार पर ये था। इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट की बात हो रही है, समानता और पारस्परिक लाभ की बात करेंगे, ठीक है, कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे और वो काम करेंगे जिससे दोनों को लाभ हो, ऐसा ना हो कि एक का नुकसान हो एक का लाभ हो, ठीक है। पीसफुल को एग्जिस्टेंस, मतलब शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बनाए रखेंगे, कि पीस मेंटेन करने के लिए काम करेंगे, ठीक है। एक बात और अगर आप इसमें चाहो तो ऐड कर सकते हो, वो ये कि लीडर्स के नाम लिख सकते हो आप। ये तो लिखोगे कि भैया इंडिया और चाइना के बीच में हुआ, ये तो हमने पढ़ा ही है ना कि इंडिया और चाइना के बीच में है, ठीक है। बट यहाँ आप क्या, आपके जो ये तो पीएम नेहरू है तो आपको पता ही है, ठीक है। इनका नाम आपका क्या है, प्रीमियर जाओ एनलाई, ठीक है। सो ये आप दोनों लीडर्स के नाम लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको स्पेलिंग देखनी हो तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, है ना, कि मतलब अगर नोट्स बना रहे हो तो साथ साथ लिख लेना, ठीक है। जाओ एंड लाई, ठीक है। और ये आपके नेहरू जी हैं, ठीक है।
शॉर्ट में लिख दूं जवाहरलाल नेहरू, तो आप लिख ही लेना, ठीक है, पंडित नेहरू, ठीक है। सो इनके बीच में हुआ था ये एग्रीमेंट, सो दैट कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि हाँ भाई कैसे कैसे क्या हुआ। एक चीज और है कि इसी के आधार पर आप क्या कर सकते हो कि जब आप अपनी आंसर राइटिंग लिख रहे हो ना, तो आप कोशिश करो कि आप इस तरीके से इसको करो कि आप कंट्री के नाम के साथ साथ आप इनके नाम भी लिख दो, है ना, कि आंसर काफी अच्छा हो जाता है आपका, ठीक है। एक चीज और है, डेट भी लिख लो, क्योंकि देखो हमें ये तो पता है 54 में हुआ है ना, तो हमें डेट पता होनी चाहिए। तो ये कब हुआ था आपका, मतलब इन्होंने जो साइन किया था ना, ये किया था आपका 29 अप्रैल 1954। देखो एक चीज और है कि आप कई बार ना इमेजेस में जाके देखोगे या फिर बहुत सारे गूगल पे डेटा 28 अप्रैल भी दिखाता है, ठीक है, बट ऑफिशियल वेबसाइट पे ना, आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे चेक करोगे तो 29 अप्रैल ही है। मैंने पूरा वेरीफाई करके बताया, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट ट्रस्ट योर टीचर एंड गो विथ फ्लो, ओके। अपने टीचर को ट्रस्ट करो और मस्त आराम से नोट मेकिंग करो। बाकी ये हुआ आपका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट। इसके अलावा हम एक काम कर सकते हैं, वो ये कि देखो आप नोट मेकिंग तो कर ही रहे हो, ठीक है, साथ साथ ना आप एक चीज और करोगे ना, अगर टाइम मिले ना तो रिवाइज करते रहना इसको, ठीक है। देखो इजी बहुत है, मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में करके समझाया है, इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है, बट थोड़ा सा ना पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे वाली वीडियो हल्की सी लंबी हो गई तो थोड़ा पेशेंस रखो, फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा सा बैकग्राउंड भी क्रिएट करना जरूरी था ना, फॉरेन पॉलिसी के बारे में कैसे कैसे क्या होता है, क्योंकि आप लोगों के लिए न्यू सब्जेक्ट है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट वाले हैं या फिर अलग अलग फील्ड के हैं, जैसे कॉमर्स और आर्ट्स वाले बच्चे हो गए, साइंस वाले बच्चे हो गए, सभी पढ़ रहे हैं उसको कॉमनली, ठीक है, क्योंकि एनईपी में यही फायदा है ना कि सब पढ़ते हैं अलग अलग। तो मैंने इस तरीके से क्रिएट किया है कि आपको सबको हेल्प होगी। एक चीज और, मैंने बोथ मीडियम को फॉलो किया, हिंदी इंग्लिश को, तो आप लोग अच्छे से इसको कर लेना, ठीक है। इसके अलावा थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब का टारगेट हमारा 5000 का है, पहुंच जाएंगे जल्दी, जानती हूँ, इतना तो भरोसा है मेरे को, है ना। बाकी अपना टेलीग्राम जो ग्रुप है ना आपका, ज्वाइन कर लेना मस्त आराम से, ठीक है, वहां सारी अपडेट मिल जाएगी। तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, ख्याल रखो अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, ठीक है, ओके बाय।